सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो शुरू करेंगे हम एकदम नए टॉपिक इंश्योरेंस से। तो क्या बोलता है इंश्योरेंस? तो इंश्योरेंस कुछ नहीं है सर, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में। उन लोगों का नाम क्या है? पहले का नाम है इंश्योरर और दूसरे का नाम है इंश्योर्ड। क्या क्या नाम है? पहले का नाम है इंश्योरर और दूसरे का नाम है इंश्योर्ड। ग्रामेटिकली एक चीज आप ध्यान में रखना, जिसके भी पीछे ईआर लगे वो गिवर होता है। ईआर गिवर। तो इसका मतलब क्या है सर? इंश्योरर मतलब ऐसा आदमी जो इंश्योरेंस दे और इंश्योर्ड मतलब ऐसा आदमी जो इंश्योरेंस ले। तो क्या होता है सर? जनरली इंश्योरर जो होता है वो एग्री करता है टू कॉम्पनसेट द इंश्योर्ड। क्या करता है? एग्री करता है टू कॉम्पनसेट, मतलब भरपाई करके देगा इंश्योर्ड को। पर कब? जब उसे लॉसेस हो। तो क्या बोलता है सर इंश्योरेंस? एक बार वापस देखेंगे। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर and insured where insurer agrees to compensate the insured against losses। यानी जब भी कभी इंश्योर्ड को लॉसेस हो गए तो ये जो इंश्योरर है ये बोलता है कि भाई तू टेंशन मत ले, तुझे जो भी लॉस हुआ उसको मैं कंपनसेट करके दूंगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इंश्योरेंस स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेंगे। तो सबसे पहली बेसिक टर्म है पॉलिसी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ना सर, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा था इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, इसी को हम पॉलिसी बोलते हैं। इसके अंदर टर्म्स और कंडीशंस होती है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब प्रपोजल क्या होता है सर? तो प्रपोजल कुछ खास नहीं होता। जो इंश्योरेंस लेने के लिए हम एक रिटर्न रिक्वेस्ट देते हैं ना कि ए इंश्योरर हमें हमारा इंश्योरेंस दे दे, तो जो ये रिटर्न रिक्वेस्ट होती है जिससे हमें इशू करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को, उसे हम प्रपोजल कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो सर ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे हम इंश्योरेंस ले। क्या? ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे हम इंश्योरेंस ले। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में व्हीकल इंश्योरेंस है और वो मैंने कार पे लेके रखा तो मेरा कार बन जाएगी सब्जेक्ट मैटर। वही मेरे पास व्हीकल इंश्योरेंस है पर मैंने वो टू व्हीलर पे लेके रखा तो मेरी टू व्हीलर बन जाएगी सब्जेक्ट मैटर। सीधा सीधा बोले तो सब्जेक्ट मैटर मतलब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है, ऐसी कोई भी एंटिटी जिसके अगेंस्ट पॉलिसी हमने ले रखी है। क्लियर है? क्लियर है सर। एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर ई आर मतलब गिवर, यानी जो इंश्योरेंस दे। इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस ले। अब इंश्योरेंस थोड़ी दे सकते हैं सर। इंश्योरेंस देना मतलब एग्री टू कंपनसेट करना, कि जब भी भाई तुझे लॉस हो तो वो लॉस की भरपाई तू मुझ पे छोड़ देना फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब जो हम महीने के महीने हफ्ता देते ना सर इंश्योरेंस कंपनी को। हाँ हाँ, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। एक चीज ध्यान देने वाली है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में हम इंश्योरर नहीं बोलते, हम एश्योरर बोलते। ऐसा क्यों? तो जब लाइफ इंश्योरेंस का हम पार्ट देखेंगे तब देखेंगे। अब सर इंश्योर्ड मतलब कौन? इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योरेंस लेता है। इंश्योरेंस लेना मतलब एक प्रकार का प्रोटेक्शन लेना, कि भाई अगर मुझे कभी लॉस हो जाए तो मैं क्या करूंगा। तो जो वो प्रोटेक्शन लेता है, हु गेट्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सच लॉसेस, इसको हम इंश्योर्ड बोलते। और सेम सर लाइफ इंश्योरेंस के केस में इसको इंश्योर्ड नहीं एश्योर्ड बोलते। ऐसा क्यों? तो लाइफ इंश्योरेंस में देखते। अब सर प्रीमियम क्या होता है? तो जो कंसिडरेशन जो हम पैसा देते ना कि भाई जिसके अगेंस्ट में इंश्योरर एग्री होता है कि भाई कुछ गलत घटना हुई तो मुझसे ले लियो, तो उसी को हम कहते हैं प्रीमियम। जो हम पे करते हैं ना सर, आपने सुना होगा 5,000 रुपये जो हम महीने के महीने इंश्योरेंस में पे करते। आपके घर पे रहेंगे बहुत सारे हेल्थ वगैरह, वो देखते हम क्या है। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद में क्लेम क्या है? अब जब लॉस हो जाए तो जो ये इंश्योर जाता है इंश्योरर के पास में कि भाई मुझे पैसा दे, तो जो वो पैसा डिमांड करता है अगेंस्ट लॉसेस, उसको हम क्लेम बोलते हैं। तो क्लेम क्या है सर? जब डिमांड हो इंश्योर्ड से जो भी उसको लॉस हुआ हो कि भाई मुझे पैसा दे, मुझे ये लॉस हुआ, जो उसकी डिमांड है उसको हम क्लेम बोलते। क्लियर है? क्लियर है सर। तो सर सीधी सादी सरल भाषा में समझा जाए इंश्योरेंस क्या है, तो इंश्योरेंस एक प्रकार का एश्योरेंस है जो बोलता है कि भाई देख इंश्योर्ड, तू डर मत, अगर तुझे कभी लॉसेस हो गए तो मैं बैठा हूं ना कंपनसेशन देने के लिए। क्लियर है? क्लियर है सर। अब हम देखेंगे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या है। क्या है इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या है? हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जहां पे पहला वाला पॉइंट बताएगा कि वो प्रिंसिपल है काय के बारे में, और सेकेंड वाला पॉइंट रहेगा जो इससे कनेक्टेड रहेगा, ताकि हम एग्जाम में अंदर का कंटेंट भी एक्यूरेटली लिख पाए। सो लेट्स स्टार्ट। और बाकी जिनका इस चैनल पे पहली बार आना हुआ, वेलकम टू माय कंसाइज सीरीज, जहां ये सीरीज पर्टिकुलरली थोड़ी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होगी, जिसका मेन फोकस चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें याद रखने पर भी होगा, ताकि एग्जाम के टाइम हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाए। एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट माई कंसाइज सीरीज एंड टू टेक 100% फ्रॉम माई वीडियोज, प्लीज मेक श्योर टू चेक दिस वीडियो आउट एज इट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक पूरा फ्लो कवर किया है फ्रॉम योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस टू अ लॉजिकल सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो टू मेक योर स्टडी सुपर इजी।
हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। तो ये वाला पॉइंट हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आप सभी के लोगों को पुष्पा भाई तो पता होगे, चंदन के लकड़े आड़ा कंधा। हाँ हाँ सर। तो जैसे बाकी बिजनेसमैन को भी डर लगता है, वैसे पुष्पा भाई को भी डर लगता था कि भाई अगर मेरे गोदाम में कभी कोई चोर घुस आए तो पुष्पा भाई ने क्या किया, उनका जो गोडाउन था जहां वो चंदन की लकड़ी रखते थे, उसके लिए उन्होंने इंश्योरेंस लेके रखा। पर किस चीज़ का इंश्योरेंस लेके रखा? सिर्फ थेफ्ट का। पर एक बार क्या हुआ, जब वहां पे चोर आए तो उन्हें वहां चंदन की लकड़ी मिली नहीं। तो उन्होंने बोले इतने बड़े पुष्पा भाई और इनके पास में चंदन की लकड़ी नहीं है। तो उन्होंने गुस्से गुस्से में उनके उनके गोडाउन को आग लगा दी। अब जब उनके गोडाउन को आग लगी, इंश्योरेंस तो सिर्फ थेफ्ट के लिए ही लेके रखा था ना यार, आग के लिए तो लेके नहीं रखा था। तो जो असली में नुकसान हुआ पुष्पा भाई को, वो चोरी से थोड़ी हुआ, क्योंकि वहां तो चंदन की लकड़ी थी नहीं, वहां जो गोडाउन था वो जल गया। तो असली में लॉस किसकी वजह से हुआ? फायर की वजह से हुआ। अब जब पुष्पा भाई अपना इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए गए तो उन्होंने बोला हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया थेफ्ट के लिए था, पर आपको नुकसान थेफ्ट की वजह से थोड़ी ना हुआ है, आपको तो नुकसान फायर की वजह से हुआ है। तो आप फायर वालों के पास में जाओ। पर फायर का तो इंश्योरेंस ले ही नहीं रखा था, तो पुष्पा भाई को क्लेम नहीं मिला। होप सो ये एग्जांपल आपको क्लियर है। तो क्या बोलता है पॉइंट, कि जब भी लॉस एक से ज्यादा कारण की वजह से हो, यानी चोर तो आए थे पर चोरी की नहीं, डायरेक्ट आग लगा के चले गए, यानी कॉज दो थे, एक थेफ्ट भी था और एक फायर का भी कॉज था, पर चोरों ने चोरी नहीं की, डायरेक्ट आग लगा दी थी। तो व्हेन द लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन रीजन, यानी एक से ज्यादा रीजन से, देन द प्रॉक्सिमेट कॉज, यानी मेन कॉज कौन सा था सर? आग लगने वाला मेन कॉज था, वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर। यानी इंश्योरर पे किसके लिए करेगा? तो थेफ्ट वाले तो सर वैसे ही भाग गए, थेफ्ट के कारण तो कोई नुकसान हुआ नहीं था, नुकसान हुआ आग की वजह से था। तो आग वाले इंश्योरर की लायबिलिटी आती थी, पर बाबू ने तो इंश्योरेंस लेके नहीं रखा था। तो फिर क्या आएगी? द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू ओनली पे इफ लॉस इज इंकर्ड ड्यू टू द प्रॉक्सिमेट कॉज एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सेकेंड वाला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब लॉस को कम से कम करना। अब क्या हुआ सर, जब आग लग गई, पुष्पा भाई तो वही थे, पर पुष्पा भाई का एटीट्यूड एकदम ही अलग। वो अपनी टांग पे टांग रख के लुंगी को ऊपर करके बैठ गए, बोले लगने दो आग, अपने पास में तो इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते देख भाई ऐसा नहीं चलेगा, तूने एटलीस्ट पूरा ट्राई करना चाहिए था आग को कम करने के लिए, तूने पानी डालना चाहिए था, आसपास के लोगों को बुला के मिट्टी वगैरह डालनी चाहिए थी, कुछ तो करना चाहिए था। तू तो भाई पैर पे पैर रख के वो भी लुंगी ऊपर करके बैठा रहा। तो ये तो गलत बात है भाई। तो जब भी ऐसे अनसर्टन केसेस होते, ये जिम्मेदारी बनती है इंश्योर की कि वो लॉस को कम से कम करने की कोशिश करे, हर नेसेसरी स्टेप ले। तो क्या बोलता सर, इन द केस ऑफ अनसर्टन इवेंट्स इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या करे? मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी बाय टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स। अब आग लगी है तो भाई कुछ तो कर, पानी ला, लोगों को बुला, फायर वालों को कॉल कर, कुछ तो कर, और पॉसिबल मेजर्स टू कंट्रोल और रिड्यूस द लॉस। अगर तू कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो कम से कम लॉस को कम तो कर, यू बैठे तो मत रहे यार। तो ये क्या बनती है सर? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर्ड की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंश्योर्ड की, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड अवॉइड लॉसेस। क्लियर है? क्लियर है सर। अब हमारा नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता, तो ये हम एग्जांपल से समझेंगे। आपको पुष्पा की लाल कलर की वैन याद है? हाँ सर याद है। तो पुष्पा भाई ने उसका भी इंश्योरेंस लेके रखा था। तो एक बार जब पुष्पा भाऊ पूरे फाइट मोड में थे तो उनकी कार थोड़ी डैमेज हो गई। तो जब ये डैमेज कार वो इंश्योरेंस वालों के पास में लेके गए तो उन्होंने उसको पूरा कंपनसेट किया, पूरी वैन रिप्लेस करके दे दी, पर उसके बदले में पुरानी वाली वैन अपने पास में रख ली। तो पुष्पा भाऊ ने बोला ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या बोलता, द राइट टू ओनरशिप, क्या? द राइट टू ओनरशिप ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी। यानी सर वो जो खराब हो गई थी कार फाइट के दौरान, हाँ, उसका चले जाएगा इंश्योरर को, पर कब? कंपनसेशन देने के बाद में। यानी जो भी कंपनसेशन दिया होगा उनके लॉस के लिए, जब वो पूरी तरह से कंपनसेट हो जाए उसके बाद में जो भी डैमेज प्रॉपर्टी है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास में चले जाएगी। करेक्ट है ना सर? जो नुकसान हुआ वो भर के देने के बाद में, नुकसान वाली चीज़ पे तो जो भर के देता है उसका हक होता है। हाँ हाँ, पर ये बात आएगी कब? तो ये एप्लीकेबल तभी होगा जब डैमेज प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू हो। यानी जब सर वो अनसर्टन इवेंट हो गया, यानी वो कार डैमेज हो गई, उसके बाद भी अगर कार की कुछ वैल्यू है तो दोनों लोग झगड़ेंगे कि मेरी कार मेरी कार। अगर वैल्यू ही नहीं है, कुछ भंगार है, तो भंगार के पीछे थोड़ी दुनिया जा रही। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, द राइट टू ओनरशिप ऑफ द डैमेज प्रॉपर्टी पासेस ऑन टू द इंश्योरर। पर कब सर? एक कंडीशन क्या थी उसकी, आफ्टर कंपनसेशन फॉर द लॉस। और ये कभी होगा सर? सिर्फ जब डैमेज प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू हो, आफ्टर द अनसर्टन इवेंट। यानी सर जो भी नुकसान होना था वो होने के बाद भी अगर कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यू बची है तो ये आएगा, जो कि लॉजिकल है क्योंकि भंगार तो कोई रखेगा नहीं सर। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये वाला प्रिंसिपल क्या बोलता कि जो भी आपके मटेरियल फैक्ट्स है आप सब क्लियरली, कंप्लीटली और करेक्टली बताओ। क्या करो?
क्लियरली, कंप्लीटली और करेक्टली बताओ, कुछ भी झूठ मत बोलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुष्पा भाई को कोई फ़ोन करके हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा और पुष्पा भाऊ बोल रहे कि मैं एकदम फिट हूँ, पर हमको भी पता है, आपको भी पता है पुष्पा भाऊ का कंधा आड़ा है, तो वो क्लियरली सबके सामने झूठ बोल रहे कि मेरा कंधा नहीं है करके। वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे कि मेरे अंदर और भी कोई कमी है। और करेक्ट तो नहीं सर, सब फॉल्स ही बातें बता रहे। तो इस केस में क्या होता, अटमोस्ट गुड फेथ, जो ट्रांसपेरेंसी रहती है ना इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, वो मिसिंग है। तो जिसके कारण क्या होता सर, बहुत बार नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम, यानी क्या, जब इंश्योर्ड को लॉस हो, यानी जब पुष्पा भाऊ को लॉस हो और वो इंश्योरेंस लेने जाए, तो इंश्योरेंस वाली कंपनी उनको इंश्योरेंस देगी नहीं, क्योंकि जब ये बातें सामने आएगी तो आपने तो ना इन्फॉर्मेशन क्लियरली बताई, ना कंप्लीटली बताई, ना करेक्टली बताई। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता, द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, यानी जो भी जरूरी चीजें हैं क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली, एंड हैव अटमोस्ट गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे पे भरोसा रखो, गुड फेथ रखो। बाद में फेलियर टू प्रोवाइड क्लियर, कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन में लीड टू नॉन सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स। क्लियर सर, अगर आप ये सारी चीज़ों में झूठ बोल दो, फेलियर हो जाए आपका सारी मटेरियल फैक्ट्स को अच्छे से डिस्क्लोज करने में, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपका क्लेम नॉन सेटल्ड ही रहेगा। क्लियर है, क्लियर है सर। अब दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। सर ये वही वाली कॉन्ट्री है जो अपन होटल में बैठ के करते ना कभी, तो कभी कभार क्या होता सर, बहुत सारे लोग एक ही सब्जेक्ट मैटर पे एक से ज़्यादा पॉलिसी लेते। क्या करते, एक ही रिस्क को कवर करने के लिए एक से ज़्यादा पॉलिसी लेते, और ये एक्सपेक्ट करते कि भाई एक गाड़ी पे दो पॉलिसी, गाड़ी को ठोको, दोनों तरफ से इंश्योरेंस लो। पर इंश्योरेंस वाले भी होशियार है, वो क्या बोलते, तूने जो इंश्योरेंस जितने एक्सटेंट ऑफ लॉस के लिए लिया, यानी अगर 5 लाख की गाड़ी थी और 5 लाख का लॉस हुआ, तो तुझे 5 लाख का ही लॉस मिलेगा। या तो फिर कोई हम एक इंश्योरर तुझे पे कर देगा, या सारे प्रोपोर्शनेटली पे कर देंगे। यानी उसने दो जगह से इंश्योरेंस लिया रहता, गाड़ी की वैल्यू 5 लाख रहती, तो या तो वो किसी एक इंश्योरर से 5 लाख ले लेता, या फिर दोनों इंश्योरर से 2.5 लाख ले लेता। अब इस केस में अगर कोई एक इंश्योरर उसे 5 लाख दे देता, तो फिर वो जो दूसरा इंश्योरर था जिससे आपने इंश्योरेंस ली थी, सेकेंड वाली पॉलिसी, उसकी ये जिम्मेदारी बनती कि वो बचे हुए उसके 2.5 लाख पहले वाले इंश्योरर को दे। यही बोलता नेक्स्ट पॉइंट, इफ वन इंश्योरर पेज इन फुल कंपनसेशन देन ही कैन क्लेम प्रपोर्शनेट, यानी जो भी उसकी जिम्मेदारी बनती थी, जो भी उसने कॉन्ट्री देना चाहिए थी, फ्रॉम द अदर इंश्योरर। क्लियर है, क्लियर है सर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सर ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, तो कुछ भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट मैटर में हो। सब्जेक्ट मैटर क्या है सर, जिस पे हम पॉलिसी ले, हमने ऊपर पढ़ा था ना व्हीकल की इंश्योरेंस में, कार वाला। क्लियर है सर। तो क्या होता है, जब इसका एग्जिस्टेंस हो सब्जेक्ट मैटर का, तो वो पुट करेगा इंश्योर्ड को फाइनेंशियल बेनिफिट में। मतलब सर, यानी पुष्पा भाऊ का गोडाउन, अब पुष्पा भाऊ को पैसे कमाने, पैसे यानी फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया। वो कैसे मिलेगा, जब वो लकड़ी रखने के लिए गोडाउन रहेगा। अगर गोडाउन ही नहीं है तो फिर पुष्पा भाऊ तो फाइनेंशियल बेनिफिट कमा ही नहीं सकते ना। तो यही बोलता है कि जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर हो, उसके अंदर आपका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। क्या हो, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। और एक नॉर्मल चीज़, ये कंपनसेशन आपको कौन से अमाउंट तक मिलेगा, अमाउंट ऑफ लॉस तक ही या अमाउंट अश्योर्ड तक ही। यानी अगर आप अमाउंट ऑफ लॉस हुई उतने तक, या जो भी आपकी डील होते टाइम टर्म्स और कंडीशंस में जितना आपको एश्योरेंस मिला था उतना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको लॉस 1000 रुपये का हुआ, पर इंश्योरेंस लेते टाइम आपको 900 रुपये की ही अमाउंट अश्योर की गई थी, तो आपको कंपनसेशन कितने तक का मिलेगा, सिर्फ 900 रुपये तक का, विच एवर इज लेस। क्लियर है, क्लियर है सर। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या सर, इंडेमनिटी का मतलब सादी सादी भाषा में भरपाई करके देना। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता कि कोई भी आदमी हो, उसको लॉस होने के पहले जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, उसको सेम फाइनेंशियल कंडीशन पे लाके खड़ा कर देंगे हम, लॉस होने के बाद भी कंपनसेशन देके। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुष्पा भाऊ के पास में गोडाउन है तो पुष्पा भाऊ यहाँ पे, पर अगर पुष्पा भाऊ के पास में गोडाउन नहीं है तो पुष्पा भाऊ यहाँ पे। अब जब उनका गोडाउन जल गया तो इंश्योरेंस वालों ने वो गोडाउन उनको वापस रिस्टोर करके दिया, और वो सेम फाइनेंशियल पोजीशन पे वापस आ गए। क्लियर है, क्लियर है सर। तो ये पॉइंट क्या बोलता है, इट गारंटीज और एश्योर्स टू पुट द इंश्योर्ड, कौन सी कंडीशन में सर, सेम फाइनेंशियल कंडीशन इन विच ही वाज इमीडिएटली प्रायर टू द हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट। क्लियर है, क्लियर है सर। पर ये लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता। ऐसा क्यों सर, तो क्योंकि जो लॉस ऑफ लाइफ है वो दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला के दे सकती। फाइनेंशियल पोजीशन तो जान दो सर, मेंटल पोजीशन में तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता आदमी। तो इसीलिए ये लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता, क्योंकि लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। किसी की जान को आप पैसों में तोल सकते हो, नहीं ना। क्लियर है, क्लियर है सर। अब एक चीज़ आप करना, आप अपनी जो कंपाइलर है ना, उसके अंदर इसके अलग अलग एग्जांपल्स दिए, एक बार आप वो खुद से रीड करना और उनको आप आंसर्स में इंक्लूड करना, क्योंकि बोर्ड में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते। बाकी सारी चीज़ें तो हम सर समझ गए, अब हम इतनी सारी चीज़ों को याद कैसे रखें, तो उसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना,
तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप रिलैक्स होकर एकदम स्टोरी सुनना। और हाँ, अगर कोई डायरेक्टली स्टोरी पार्ट पे जंप करके आया है तो प्लीज़ एक बार आप पीछे वाला एक्सप्लेनेशन देख लेना, क्योंकि ये स्टोरी में कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जब तक आपको उसका मतलब नहीं पता चलेगा तब तक ये स्टोरी आपके लिए सेंस नहीं बनाएगी। तो एक बार आप प्लीज़ पीछे वाली एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेना। सो लेट स्टार्ट। तो एक बार क्या हुआ था, इंश्योरेंस वालों में आपस में काफ़ी झगड़े हो गए। तो जब झगड़े होते तो उसके बाद में क्या होती, आपस में एक बैठक होती। क्या होती, बैठक, जहाँ डिसीजंस लेते। तो डिसीजंस कैसा लिया, तो बीच में महारानी उठ के क्या बोली कि चाहे कॉज कुछ भी हो, क्या बोली, चाहे कॉज कुछ भी हो यानी कारण कुछ भी हो, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस म्हणजे सर अगर लॉस को कम करने की कोशिश की है तो सब, क्या हम सब रोते हुए नहीं, खराब मन से नहीं, रोते हुए मन से नहीं, बिल्कुल अटमोस्ट गुड फेथ में, यानी सब अच्छे मन से, कॉन्ट्री यानी सब थोड़ा थोड़ा पैसा देके भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की, यानी जो हमारा वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाला बंदा था ना, जिसके होने से उसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो, हाँ हाँ, उसकी इंडेमनिटी का मतलब भरपाई, क्या इंडेमनिटी का मतलब भरपाई। तो सर एक बार वापस देखो, शांति से देखो, एकदम स्ट्रेस मत लो। आप 2 बार 3 बार ये स्टोरी देखोगे आपको फॉर श्योर याद रहेगी। तो क्या हुआ सर चाहे कॉज कुछ भी हो, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस हुआ हो, क्या अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस हुआ हो तो सब, क्या तो सब रोते हुए नहीं बल्कि अटमोस्ट गुड फेथ में, क्या रोते हुए नहीं बल्कि अटमोस्ट गुड फेथ में भी कॉन्ट्री करके, यानी सब थोड़ा थोड़ा पैसा दे के भी इंश्योरेबल जो इंटरेस्ट है ना उसकी इंडेमनिटी करेंगे। एक बार वापस देखते। क्या हुआ, चाहे कॉज कुछ भी हो, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस किया है तो सब, कैसे, सब रोते हुए नहीं बल्कि अटमोस्ट गुड फेथ में कॉन्ट्री करके भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की इंडेमनिटी करेंगे। एक बार वापस देखते। तो क्या बोले, चाहे कॉज कुछ भी हो, क्या बोले, चाहे कॉज कुछ भी हो, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस हुआ है तो सब रोते हुए नहीं भाई बल्कि बिल्कुल अच्छे मन से अटमोस्ट गुड फेथ में कॉन्ट्री करके भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की इंडेमनिटी करेंगे। होप सो आपको स्टोरी क्लियर है। क्या सर हार्ड लग रही है हमको? हार्ड नहीं है, आप मेरे साथ में देखो, आपको पक्का याद रही है। तो हमने क्या देखा था, चाहे कॉस कुछ भी हो, कॉस से कॉजा प्रोक्सिमा याद रखना। अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस यानी लॉस को कम किया है तो सब रो, हम वो सबरो देख रहे थे ना, तो सबरोगेशन का शॉर्ट फॉर्म है ये सबरो। तो सब रोके नहीं बल्कि अटमोस्ट गुड फेथ में यानी अच्छे मन से कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखना, उससे कॉन्ट्री करके भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की इंडेमनिटी करेंगे। तो एक बार एक फ्लो में अच्छे से देखते। तो क्या बोले, चाहे कॉस कुछ भी हो, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस हुआ है तो सब रोते हुए नहीं बल्कि अटमोस्ट गुड फेथ में भी कॉन्ट्री करके इंश्योरेबल इंटरेस्ट की इंडेमनिटी करेंगे। एक बार वापस सर, इस बार हम बिना देखे बोलने का ट्राई करेंगे। तो क्या बोले सर, चाहे कॉस कुछ भी हो, क्या चाहे कॉस कुछ भी हो, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस हुआ है तो सब रोते हुए नहीं बल्कि एकदम अटमोस्ट गुड फेथ में कॉन्ट्री करके भी, क्या कॉन्ट्री करके भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की इंडेमनिटी करेंगे। एक बार वापस। क्या सर बोले, चाहे कॉस कुछ भी हो, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस हुआ है तो सब रोते हुए नहीं भाई, क्या सब रोते हुए नहीं बल्कि अटमोस्ट गुड फेथ में भी कॉन्ट्री करके इंश्योरेबल इंटरेस्ट की इंडेमनिटी करेंगे। होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। तो शुरू करेंगे हम लाइफ इंश्योरेंस से। सर लाइफ प्लस इंश्योरेंस तो हमने देख लिया था। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में। कौन थे वो दो लोग? एक था इंश्योरर जो इंश्योरेंस दे, एक था इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस ले, जहाँ पे इंश्योरर कंपनसेट करता था इंश्योर्ड को अगर कभी उसे लॉसेस हो जाए। तो ये भी वही होगा सर, यहाँ इंश्योरर जो है ना वो कंपनसेट करेगा इंश्योर्ड को, पर क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है तो एट अर्लियर ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ सर्टन पीरियड और डेथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐसी पॉलिसी ली थी जो 10 साल बाद मैच्योर होने वाली थी, पर आप 8 साल में निपट गए, तो आपकी पॉलिसी मैच्योर होने का कोई वेट नहीं करेगा। जब आप निपट गए आपकी पॉलिसी भी आपके साथ निपटा देंगे, यानी जो भी अर्लियर, यानी 10 साल की पॉलिसी थी पर आप 8 साल में निपट गए तो आपको 8वें साल में पूरी मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाएगा। तो सर सीधा सीधा बोलो ना, टाइम खत्म की पॉलिसी खत्म। अब पॉलिसी का टाइम खत्म, इसको अच्छे से इंग्लिश में एक्सपायरी ऑफ सर्टन पीरियड बोलते, और आदमी का टाइम खत्म, इसको इंग्लिश में अच्छे से डेथ बोलते। क्लियर है, क्लियर है। तो अगर हम ये डेफिनेशन शांति से देखें तो ये क्या बोलता, लाइफ इंश्योरेंस इज अ इंश्योरेंस वेयर इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट इंश्योर्ड एट अर्लियर ऑफ या एक्सपायरी ऑफ अ सर्टन पीरियड या डेथ, यानी यहाँ टाइम खत्म, या तो पॉलिसी का टाइम खत्म या आदमी का टाइम खत्म। क्लियर है, क्लियर है सर। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में भी हम कंटेंट को अच्छे से याद करके लिख पाए।
सो लेट्स स्टार्ट। हमारी सबसे पहले पॉलिसी है एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये पॉलिसी सर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहती। कब? ये पॉलिसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहती, और आपको जैसे हमने बताया था कंपनसेशन कब मिलेगा? एट अर्लियर ऑफ एक्सपायरी या डेथ। तो यहाँ पे भी आपको कंपनसेशन एट अर्लियर ऑफ एक्सपायरी और डेथ मिलेगा। पर क्या क्या मिलेगा? सम अश्योर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कुछ बोनस भी मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? सम अश्योर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कुछ ना कुछ बोनस भी मिलेगा। तो एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, यहाँ पे सम अश्योर्ड प्लस बोनस गिवन एट अर्लियर ऑफ एक्सपायरी और डेथ, यानी कंपनसेशन जब मिलना चाहिए उसमें सम अश्योर्ड के साथ साथ में बोनस भी मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। सेकेंड वाली पॉलिसी है यूलिप पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? यूलिप। अब सर यूलिप का फुल फॉर्म क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस तो मिलता ही मिलता, साथ में उसके म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट मिलते। क्या सर? यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस तो मिलता ही मिलता, साथ में बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड भी मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2,000 रुपए का प्रीमियम पे करते हो तो बहुत से केसेस में ऐसा होगा कि आपके 1,000 से 1,200 रुपए लाइफ इंश्योरेंस में लगेंगे और बाकी के 800 से 1,000 रुपए आपके म्यूचुअल फंड्स में लगेंगे, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर हो। क्लियर है? क्लियर है सर। और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर बार जब आप प्रीमियम पे करोगे यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिट्स आपको मिलेंगे, यानी जिनकी कुछ वैल्यू होगी जो आप रिडीम कर पाओगे एट अर्लियर ऑफ एक्सपायरी और डेथ। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद हमें वोल लाइफ पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? वोल लाइफ पॉलिसी। अब सर यहाँ पे क्या है? आदमी की पूरी जिंदगी इंश्योर्ड होती है। क्या इंश्योर्ड होती है? आदमी की पूरी जिंदगी इंश्योर्ड होती है और एट अ लो रेट ऑफ प्रीमियम। क्लियर है? क्लियर है सर। पर यहाँ पे मेन बात क्या है? अगर आपको पॉलिसी का पैसा लेना है तो जिंदा रहते तो नहीं मिलेगा भाई, आपको मरना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ ओनली द क्राइटेरिया ऑफ डेथ है, वहां पे अर्लियर ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड कुछ नहीं। यहाँ पे आप मरो तो पैसा लो, जिंदा हो तो वेट करो। तो वोल लाइफ पॉलिसी में क्या है सर? वोल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड एट अ लो रेट ऑफ प्रीमियम। सबसे मेन बात, इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी टिल ही इज अलाइव एज मनी बिकम्स पेएबल ऑन डेथ। क्लियर है सर? पैसा लेना है तो मरो, जिंदा हो तो वेट करो। अब हमारा नेक्स्ट वाला इंश्योरेंस है चाइल्ड इंश्योरेंस। सर ये सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये क्यों करते लोग? उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे बच्चे को किसी चीज़ की कमी ना हो, तो उसकी सारी फ्यूचर की जो फाइनेंशियल नीड्स है ना वो हम पूरी करेंगे। क्या करेंगे? फ्यूचर की पूरी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं सर? जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए वैसे ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, यानी जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए वैसे ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और आप विड्रॉ कब कब कर सकते? कभी बीच में विड्रॉ करना है तो कर लो, या जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए। कब? जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए। अब सर इंडिया में बच्चा बड़ा कब होता है? जब वो 18 साल का हो जाए। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसा नाम वैसा काम। टर्म म्हणजे सर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टेन्योर, तो ये भी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है। पर यहाँ पे जो प्रीमियम होता है वो लोएस्ट होता है। क्या होता है? यहाँ पे जो प्रीमियम होता है वो सबसे लोएस्ट होता है। लोएस्ट होने के साथ साथ यहाँ जो प्रीमियम है वो फिक्स्ड भी हो रहता है और कभी चेंज नहीं होता टर्म के दौरान। तो आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता, सबसे लोएस्ट प्रीमियम, और फिक्स्ड भी होता है जो चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द टर्म। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद में एन्युइटी पॉलिसी। एन्युइटी मतलब पार्ट पार्ट में देना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रीमियम भले ही एक साथ में दे दो या थोड़ा थोड़ा करके दे दो। क्या करो? प्रीमियम भले ही एक साथ में दे दो या थोड़ा थोड़ा करके दे दो, पर जो सम अश्योर्ड है ना आपकी, वो आप जब तक मरोगे नहीं तब तक कुछ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में आप तक आते रहेंगे। क्या करेंगे? कुछ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स में आप तक आते रहेंगे, आपके पास में एक साथ में पैसा नहीं देंगे। सर अब ऐसी पॉलिसी लेता कौन? तो बहुत बार ऐसा होता है यार, घर में कोई एक ही जन काम करने वाला होता है और सारी चीज़ें उसे ही समझती है। अब अगर वही चला गया और पैसे किसी ऐसे आदमी के हाथ में आ गए जिसको चीज़ें नहीं समझती और उसने कुछ ऊंच नीच कर दी, तो फिर तो पूरा परिवार ही रास्ते पे आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए जब पप्पा को मालूम रहता है कि बच्चा नालायक है तो वो एन्युइटी पॉलिसी लेते, ताकि मैं रहूँ ना रहूँ इसको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहे, ताकि एकदम रास्ते पे ना आए, इसका पेट भरा हुआ हो। क्लियर है? क्लियर है सर। अब रिटायरमेंट प्लान। जैसा नाम वैसा काम। ये भी सर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान है जो इनकम देता ड्यूरिंग रिटायरमेंट। अब रिटायर होने के बाद में सर कुछ तो पैसा चाहिए, लोग अपना रिटायरमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू भी प्लान करते। तो ये क्या करते हैं? ऑन मैच्योरिटी दिस कॉर्पस इज री इन्वेस्टेड टू जनरेट अ रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम। मतलब आप प्रीमियम पे करते जाओ, पे करते जाओ, पे करते जाओ, जब आपकी मैच्योरिटी आएगी तो आपको कुछ ना कुछ सम एश्योर्ड मिलेगा। तो वो सम एश्योर्ड डायरेक्टली ना लेते हुए उसे हम वापस री इन्वेस्ट करते, ताकि एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आ सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रीमियम देते गया देते गया देते गया, फिर मेरे पास में एक साथ में 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हुआ, तो मैंने वो एश्योर्ड सम लिया नहीं, उसको रिटायरमेंट के प्लान में डाल दिया, और वो जो पैसे थे वो मैंने बोला ओए रिटायरमेंट प्लान वाले तू ले और मुझे रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम दे। यानी वो 10 लाख रुपए हमने वापस से री इन्वेस्ट किए और कुछ महीने के महीने हमने पैसे लिए ताकि हमारी जिंदगी आसानी से चल सके।
क्लियर है सर। अब मनी बैक पॉलिसी क्या है सर? ये भी वैसा ही है। ये क्या करती है? रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड देती। मतलब अगर आपने कुछ पैसा वहां पे लगा के रख दिया तो आपको हर बार रेगुलर परसेंटेज जो आपकी पॉलिसी में परसेंटेज मेंशन्ड हो उतना सम आपको बार बार मिलता रहेगा। अभी जनरली 4 टर्म्स के लिए रहता, या तो 12 साल, या तो 15 साल, या तो 20 साल, या तो 25 साल। आपको यही टर्म्स में लेना पड़ेगा। अगर एक साथ आप पैसा डाल रहे हो तो आपको 12 साल के लिए डाल दो, 15 साल के लिए डाल दो, 20 साल के लिए डाल दो, या 25 साल के लिए डाल दो। क्लियर है सर। अब एक कॉमन पॉइंट क्या सर? इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ द डिपेंडेंट्स विल रिसीव द सम ऑफ एश्योर्ड। अब क्योंकि बोर्ड्स में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते तो ये वाली लाइन आप हर इसमें चिपका देना। पहले ये 2 पॉइंट्स लिख देना और लास्ट में इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ द डिपेंडेंट्स विल रिसीव द सम एश्योर्ड। होप सो सारी चीजें आपको क्लियर हो। हाँ सर, सारी चीजें तो एकदम अच्छे ढंग से समझ गए। अब इसको हम याद कैसे रखें? तो इसके लिए मेरे पास में मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होके ये स्टोरी सुनना। तो क्या था? एक इंडो नाम का बंदा था जो यूलिप नाम की कंपनी में काम करता था। क्या? एक इंडो नाम का बंदा था जो यूलिप नाम की कंपनी में काम करता था। अब जैसे हमारे पापा भी उनकी पूरी जिंदगी हमारे पीछे लगाते, इस एंडो ने भी उसकी होल लाइफ उसके चाइल्ड के पीछे करी। क्या? उसने अपनी होल लाइफ अपने चाइल्ड के पीछे करी। अब जैसे अपना पापा होते, जब उनका खुद का टर्म होता है एंजॉय वगैरह करने का, हम सारी सुख सुविधा ले पाए इसके लिए वो अलग अलग चीजें हमें दिलाते, जिसकी वो किस्तें ही भरते रह जाते, उसी में परेशान रहते। तो एंडो ने भी क्या जब उसका खुद का टर्म था एंजॉय करने का, वो एन्युइटी ही भरता रह गया। पर इस सब का बेनिफिट जो हमारे पापा लोग हैं या एंडो जैसे जो भी लोग हैं वो रिटायरमेंट में लेते हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट उनका इतना अच्छे से प्लान करते हैं कि वहां उन्हें मनी बैक मिलता। क्लियर है सर। तो चलो एक बार पिक्चर के साथ देखते। तो एक एंडो नाम का बंदा था जो यूलिप नाम की कंपनी में काम करता था, और औरों जैसे भी उसने अपनी वोल लाइफ अपने चाइल्ड के पीछे लगा दी। और जब उसका खुद का टर्म था उसमें वो किस्तें भरते भरते ही परेशान हो गया। पर इस सब का बेनिफिट उसे रिटायरमेंट में मिला जहां उसने मनी बैक लिया। एक बार वापस सर। क्या सर? एक इंडो नाम का बंदा था जो यूलिप नाम की कंपनी में काम करता था, और जैसे भी उसने अपनी वोल लाइफ अपने चाइल्ड के पीछे लगा दी। और जब उसका खुद का टर्म था एंजॉय करने का, वो बेचारा किस्तें यानी एन्युइटी भरता रह गया। पर इस सब का बेनिफिट उसे रिटायरमेंट में मिला जहां उसे मनी बैक मिला। एक बार वापस देखते सर। तो क्या था सर? एक इंडो नाम का बंदा था जो यूलिप नाम की कंपनी में काम करता था, और औरों जैसे भी उसने अपनी होल लाइफ अपने चाइल्ड के पीछे लगा दी। और जब उसका खुद का टर्म था एंजॉय करने का, वो बेचारा किस्तें यानी एन्युइटी भरता रह गया। पर इस सब का बेनिफिट उसे रिटायरमेंट में मिला जहां उसे मनी बैक मिला। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो। हाँ सर, पर हमें ऐसा लगता नहीं कि हमें स्टोरी याद रही है। देखते, 1 मिनट रुको। तो हमने क्या देखा था सर? एक इंडो नाव का बंदा था। तो इंडो से एंडोमेंट पॉलिसी याद रखना। वो यूलिप नाम की कंपनी में काम करता था। हाँ सर, उसने भी औरों जैसी होल लाइफ अपने चाइल्ड के पीछे लगा दी। करेक्ट है सर। और जब उसका खुद का टर्म था, जब उसका खुद का टाइम था एंजॉय करने का, वो बेचारा एन्युइटी यानी किस्तें ही भरता रह गया। पर इस सब का बेनिफिट उसे रिटायरमेंट में मिला। क्यों? क्योंकि वहां उसे मनी बैक मिला। अब सर एक बार बिना देख के बोलने का ट्राई करते। तो क्या हुआ था सर? एक इंडो नाम का बंदा था जो यूलिप नाम की कंपनी में काम करता था, और जैसे उसने भी अपनी वोल लाइफ अपने चाइल्ड के पीछे लगा दी। और जब उसका खुद का टर्म था उसमें वो बेचारा एन्युइटी भरता रह गया। पर इस सब का बेनिफिट उसे रिटायरमेंट में मिला जहां उसे मनी बैक मिला। एक बार वापस देखते सर। तो क्या सर? तो एक इंडो नाम का बंदा था जो यूलिप नाम की कंपनी में काम करता था, और जैसे उसने भी अपनी होल लाइफ अपने चाइल्ड के पीछे लगा दी। और जब उसका खुद का टर्म था बेचारा उसमें एन्युइटी भरता रह गया। पर इस सब का बेनिफिट उसे रिटायरमेंट में मिला जहां उसे मनी बैक मिला। होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। होप सो ये पॉइंट्स भी आपको याद हो। अरे हाँ सर, क्या मस्त स्टोरी बताई आपने। एग्जाम में तो कोई 4 या 5 ही पॉइंट लिखने पड़ते हैं, हमें तो 8 के 8 याद रह गए। अब मैंने मेरे एंड का तो काम कर लिया। अब आप आपके एंड पे एक बार ये टेक्स्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के निकालना। कौन सा टेक्स्ट सर? तो ये लाइफ इंश्योरेंस वाला टेक्स्ट। और हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक याद आएगा नहीं। और मर जाना, उड़ जाना, झुक जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन अभी के अभी वीडियो पॉज करके एक बार सारे पॉइंट्स को हाथ के नीचे से निकाल लेना। तो शुरू करेंगे हम मरीन इंश्योरेंस से। अब सर इंश्योरेंस का मतलब तो प्रोटेक्शन लेना, हम तो ये समझ गए। अब मरीन मतलब क्या है सर? सी। तो प्रोटेक्ट किससे करेंगे हम? डेंजर ऑफ सी से। अब सर सी में क्या क्या डेंजर आ सकते? हो सकता समुद्री लुटेरे आ जाए, हो सकता खराब वेदर हो सकता सुनामी आ जाए, हो सकता है लहरें नुकसान कर दे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डेंजर्स है सी में, जिसके कारण क्या हो? लॉस हो या डैमेज हो। क्या हो? जिसके कारण लॉस हो या डैमेज हो। पर किसको?
तो उस वेसल को, वेसल का मतलब शिप, उसके अंदर रखे कार्गो को, कार्गो मतलब उसके अंदर जो हम सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं ना उसको कार्गो बोलते हैं, या उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स को। तो लॉस या डैमेज किसको किसको हो सकता है? वेसल को, या उसके अंदर रखे कार्गो को, या उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स को, ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन हम सी रूट के थ्रू कर रहे हैं। तो क्या बोलती है डेफिनेशन सर? एक बार हम वापस अच्छे से देखें तो मरीन इंश्योरेंस क्या करता? प्रोटेक्शन देता अगेंस्ट डेंजर्स ऑफ सी, जिसके कारण क्या हो सकता? लॉस या डैमेज टू वेसल, उसके अंदर रखा कार्गो या उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन। होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में देखेंगे ताकि एग्जाम में आप चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाओ और एक्यूरेटली चीज़ों को लिख पाओ। तो इसमें पहला वाला कॉलम आपको बताएगा कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी इंश्योरेंस यानी पॉलिसी हमने किस पे ली, और सेकंड वाला पॉइंट है ब्राउनी पॉइंट है, मतलब पहले वाले कॉलम से पॉइंट लिंक्ड होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सर सिंगल वेसल पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी? सिंगल वेसल पॉलिसी। सर जैसा नाम वैसा काम, यहाँ पे सिर्फ एक ही शिप को कवर करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे? सिर्फ एक ही शिप को इंश्योर करते, चाहे वो आपके पास हो या किसी फ्लीट में हो। अब फ्लीट मतलब सर, तो जब 4-5 शिप एक जगह पे आती हो उसको फ्लीट बोलते। अब क्योंकि सर सिंगल वेसल पॉलिसी है तो ये रिस्क भी कवर करेगा सिर्फ किसी एक वेसल की। क्लियर है? क्लियर है सर। सर ये पॉइंट आप नहीं भी समझाते तो हम वैसे ही समझ जाते, क्योंकि जहां भी सिंगल ये वर्ड आता वहां हम ऑलरेडी कनेक्ट कर लेते। सर फालतू की बातें मत करो, पढ़ाई करवाओ चुपचाप। अब हमारी नेक्स्ट वाली पॉलिसी है कंपोजिट पॉलिसी। तो सर ये पॉलिसी क्या बोलती कि तो बहुत बार ऐसा होगा कि जो हमारी इंश्योरेंस की वैल्यू है वो बहुत हाई हो जाती है, मान लो 100 करोड़, तो कोई एक इंश्योरर तो इतनी सारी रिस्क लेगा नहीं। तो हम क्या करते? एक ही पॉलिसी को अलग अलग इंश्योरर से ले लेते। क्या करते? एक ही पॉलिसी को मोर देन वन इंश्योरर से लेते। तो क्या होता? उनकी जो रिस्क है वो बढ़ जाती। और ये कब करना पड़ता? जब अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी हाई। तो क्या बोलती है पॉलिसी? पॉलिसी टेकन बाय मोर देन वन इंश्योरर, इट इज टेकन व्हेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी हाई। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद वाला पॉइंट है फ्लीट पॉलिसी। सर फ्लीट मतलब क्या? तो ग्रुप ऑफ शिप्स। अब मैं अगर हर मेरी शिप को अलग अलग इंश्योर करते बैठ जाऊँ तो कितना प्रॉब्लमेटिक काम है। तो ये पॉलिसी क्या करती? सारी शिप्स को सेम पॉलिसी के अंडर कवर करती। क्या करती? सारी शिप्स को जो भी हमारे फ्लीट में है, पर किसकी हो? वन ओनर की, यानी सेम ओनर की, उसको एक ही पॉलिसी में कवर करती। तो सेवरल शिप्स ऑफ वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। क्लियर है? क्लियर है सर। इसकी बाद वाली है हमारी ब्लॉक पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? ब्लॉक पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या कवर होगा? तो यहाँ पे सिर्फ कार्गो कवर होगा। क्या कवर होगा? सिर्फ कार्गो कवर होगा, जो भी ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे, यानी सिर्फ सी वाले ट्रांसपोर्टेशन में नहीं, चाहे वो रोड में हो, रेल में हो, सी में तो कर ही रहे सर। तो क्या होता सर यहाँ पे? कार्गो इज प्रोटेक्टेड इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट कवर्स द रिस्क ऑफ ऑल रोड, रेल एंड सी ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद में वायोएज पॉलिसी। सर वायोएज का मतलब क्या होता है? तो जो सी की जर्नी है ना उसको अंग्रेजी की तकनीकी भाषा में वायोएज बोलते हैं। तो जब इंश्योरेंस सिर्फ एक स्पेसिफिक वॉयेज के लिए ले, यानी एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए ले, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, यानी भाई जब तक जर्नी कंप्लीट नहीं होगी तब तक तेरा इंश्योरेंस रहेगा, चाहे तू 10 महीने ले, साल ले, 1.5 साल ले, जब तक तेरी जर्नी कंप्लीट नहीं होती तब तक तेरा इंश्योरेंस रहेगा। पर ये इंश्योरेंस स्टार्ट कहाँ से होगा? तो जब शिप अपनी जर्नी पे निकले, यानी स्टार्ट्स ऑन वॉयेज। तो रिस्क बिगिंस ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट्स ऑन वॉयेज। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये टाइम पॉलिसी क्या है सर? तो इसमें क्या होता है? इंश्योरेंस जो है ना वो एक डेफिनेट पीरियड के लिए मिलता है। क्या इसमें क्या है? इंश्योरेंस जो है वो एक डेफिनेट पीरियड के लिए मिलता है, चाहे तेरी वॉयेज कंप्लीट हो या ना हो, चाहे तू शिप निकाले या ना निकाले, तेरे को जो इंश्योरेंस मिलेगा वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मिलेगा। और जनरली ये जो टाइम है वो 1 साल के ऊपर नहीं जाता, पर आप इसमें कंटिन्यूएशन क्लॉज भी डाल सकते हैं। मतलब अगर कभी आपको लगा कि मेरे को 1 साल के ऊपर चाहिए तो आप फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्लॉजेस। वो एक टेक्निकल टर्म है थोड़ी, उसमें 1 साल को थोड़ा सा ट्विक करके आपका इंश्योरेंस का टाइम बढ़ा लेते। क्लियर है? क्लियर है सर। तो अब नेक्स्ट वाली है हमारी पोर्ट रिस्क पॉलिसी। जैसा नाम वैसा काम। ये वाली इंश्योरेंस पॉलिसी क्या बोलती? देख भाई, जब तक तेरा शिप पोर्ट पे तब तक तू इंश्योरेंस ले। क्या? जब तक तेरा शिप पोर्ट पे एंकर्ड है। सर पोर्ट क्या मतलब? शिप की जो पार्किंग है ना, बंदरगाह, वो। तो जब तक तेरी शिप पोर्ट पे तब तक के लिए तू इंश्योरेंस ले ले। पर ये एप्लीकेबल कब तक रहेगा? जब तक तू डिपार्चर ऑफ वेसल नहीं करता, यानी जैसे ही तेरी शिप डिपार्ट हो गई, यानी वहां पोर्ट से निकल गई, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म, शिप तक तभी एप्लीकेबल रहेगी। तो क्या होता? इंश्योर्स अ वेसल वाइल इट इज एंकर्ड एट अ पोर्ट। क्लियर है? और एक कब तक एप्लीकेबल है? डिपार्चर ऑफ वेसल, यानी जैसे शिप निकलेगी आपका इंश्योरेंस खत्म। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद का नेक्स्ट वाला पॉइंट है ब्लैंकेट पॉलिसी। यहाँ पे क्या होता है सर? मैक्सिमम लिमिट, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। तो इन्होंने चादर ही बड़ी कर ली, डायरेक्ट मैक्सिमम लिमिट जो भी इंश्योरेंस की लगेगी वो यहाँ पे कवर होती है।
अब इसमें मल्टीपल रिस्क भी कवर कर लेते, पर क्योंकि सारी रिस्क एक साथ में कवर कर रही, मैक्सिमम लिमिट के लिए कर रही, तो सारा प्रीमियम जो है वो स्टार्टिंग में ही देना पड़ता। क्लियर है? क्लियर है सर। तो सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर मैक्स लिमिट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन। क्लियर, यानी जितना मैक्सिमम अमाउंट तुझे लगता है प्रोटेक्शन का, तू उतना ले ले। इसमें तू चाहे तो मल्टीपल रिस्क या मल्टीपल प्रॉपर्टीज को भी कवर कर ले, पर सारा प्रीमियम स्टार्टिंग में दे दे। प्रीमियम इज पेड एट द बिगिनिंग। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद में वैल्यूड पॉलिसी, सर जैसा नाम वैसा काम, यहाँ पे गुड्स की एक एग्रीड वैल्यू की पॉलिसी बनाते। ऐसा क्यों सर? तो बहुत बार ऐसा होता है कि गुड्स की मार्केट वैल्यू निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शिप्स में एंटिक्स ट्रैवल कर रहे, अब एंटिक तो आर्ट है सर, इसकी पहचान तो अलग अलग है, हर जगह अलग अलग कीमत मिल सकती। तो ताकि हमारा सेटलमेंट काफ़ी ईजी हो और बाद में झगड़ा ना हो, तो इंश्योरेंस निकालते टाइम ही एक वैल्यू एग्री कर लेते कि भाई देख, हमारे हिसाब से एंटिक की इतनी वैल्यू है, अगर इसको कुछ कम ज़्यादा हुआ तो इतना ही इंश्योरेंस तुझे मिलेगा। तो गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, यानी पॉलिसी निकालते टाइम ही एग्री कर लेते कि भाई देख कितनी वैल्यू मिलने वाली है तुझे। क्यों? ताकि इजी सेटलमेंट हो और बाद में वैल्यू को लेके झगड़ा ना हो। और ये करना क्यों पड़ता? क्योंकि डिफिकल्ट रहता है रियल मार्केट वैल्यू निकालना। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद में मिक्स्ड पॉलिसी, ये क्या है सर? टाइम पॉलिसी प्लस वॉयोज पॉलिसी। क्या है सर? टाइम पॉलिसी प्लस वॉयोज पॉलिसी। म्हणजे आप एक पर्टिकुलर वॉयोज यानी एक पर्टिकुलर शिप की जर्नी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए इंश्योर करा लो। क्या कर लो? एक पर्टिकुलर वॉयोज उस स्पेसिफिक टाइम के लिए इंश्योर करवा लो। होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है सर। समझ तो हम सारी चीजें गए, पर इन सबको हम याद कैसे रखें? तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर ये स्टोरी सुनना। तो जैसे हर एरिया में एक दुकानदार होता, हमारे एरिया में भी एक दुकानदार है, पर हमारा वाला दुकानदार बड़ा रूड है यार। आप उससे कितनी भी अच्छी बात कर लो, वो कुछ नहीं बोलता। वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता कि तू 1 ले या 10 ले, 20 ले या 100 ले, मेरे यहाँ भाव फिक्स है। वो क्या बोलता? तू 1 ले या 10 ले, 20 ले या 100 ले, मेरे यहाँ भाव फिक्स है। तो ये मरीन इंश्योरेंस वाले चाचा भी सेम ही है। ये क्या बोलते? सर चाहे आप सिंगल पॉलिसी लो या कंपोजिट पॉलिसी लो। क्या बोलते? चाहे आप सिंगल पॉलिसी लो या कंपोजिट पॉलिसी लो, चाहे आपको फ्लीट में लेना है या ब्लॉक में लेना है। क्या क्या बोलते? एक बार रिपीट करेंगे। हाँ, चाहे आप सिंगल वेसल लो या कंपोजिट वेसल लो, चाहे फ्लीट में लो चाहे ब्लॉक में लो, अगर आपने वॉयोएज टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो पोर्ट रिस्क तो है ना यार। मैं भी मानता सर, हाँ बरोबर है। तो बोले इसके लिए हमारे पास में एकदम खास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है बीवी। मैं बोला इंश्योरेंस ही बेच रहे ना अंकल आप? फिर उन्होंने फोटो बताया। मैं बोला अंकल बहुत ही सीरियस हो गए आप तो एकदम। वो बोले बेटा शांति से देख, बीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो जैसे तुझे पता है मुझे भी पता है। मैं बोला अंकल मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। वो बोले बीवी ब्लैंकेट में ही वैल्यूएबल लगती। क्या फालतू बातें कर रहे हैं सर, पढ़ाई करवाओ ना चुपचाप। बस यही आपका जो मिक्स्ड रिएक्शन आया ना, इसी से ये लास्ट वाला पॉइंट है एम। क्या सर ऐसे एग्जाम्पल देते हैं यार? कुछ नहीं यार, पॉइंट ही वैसे है तो याद रख लो। सर बिना ब्लैंकेट के तो ओए इससे आगे नहीं जाना। चलो एक बार वापस देखते हैं। तो मरीन इंश्योरेंस वाले चिच्चा क्या बोले? चाहे तू सिंगल ले या कंपोजिट ले, चाहे फ्लीट में ले चाहे ब्लॉक में ले, अगर वॉयोएज टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो पोर्ट रिस्क तो है। मैं भी मान गया। उसके लिए हमारे पास में बीवी है। मतलब सर, तो बीवी तो ब्लैंकेट में ही वैल्यूएबल लगती ना। बस आप ही कैसे मिक्स्ड रिएक्शन आए। BVM, BIVI वाली नहीं, BV। ठीक है सर, एक बार वापस देखते लास्ट वाला। क्या कर रहे हैं सर? आपकी वजह से हेडफोन लगा के क्लास सुनने पड़ते हैं हमको। ठीक है। तो इंश्योरेंस वाले चीचा क्या बोले? चाहे तेरा सिंगल वेसल हो या कंपोजिट वेसल हो, चाहे फ्लीट में हो या ब्लॉक में हो, अगर तूने पूरा वॉयोएज टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो पोर्ट रिस्क है, जिसके लिए हमारे पास बीवी करके एक प्रोडक्ट है। मैं बोला अंकल, तो फिर अंकल ने समझाया कि बीवी म्हणजे बीवी ब्लैंकेट में ही वैल्यूएबल लगती। और बस आप ही के जैसे मिक्स्ड रिएक्शन आए थे स्टोरी सुनने के बाद। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो। क्या सर स्टोरी तो क्लियर है, याद है कि नहीं देखना पड़ेगा ना, तो देखते ना। तो हमने क्या देखा था? चाहे सिंगल हो या कंपोजिट हो, यानी सिंगल वेसल पॉलिसी और कंपोजिट, फ्लीट में हो या ब्लॉक में हो, अगर वॉयोएज यानी जर्नी टाइम से कंप्लीट नहीं की तो पोर्ट रिस्क है। क्लियर है सर। जिसके लिए हमारे पास में क्या था सर? बीवी, मतलब बीवी ब्लैंकेट में ही वैल्यूएबल लगती है। और आप ही के ऐसे मिक्स्ड रिएक्शंस आए थे। सर ऐसे एग्जांपल वापस मत देना।
तो चलो एक बार मन से बोलने का ट्राई करते। तो मरीन इंश्योरेंस वाले चिच्चा क्या बोले, चाहे आपका सिंगल वेसल हो या कंपोजिट पॉलिसी हो, क्या बोले, चाहे आपका सिंगल वेसल हो या कंपोजिट हो, फ्लीट में हो या ब्लॉक में हो, अगर आपने वॉयेज टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो पोर्ट रिस्क है, जिसके लिए हमारे पास बीवी है, मतलब ब्लैंकेट में ही बीवी वैल्यूएबल लगती। और आप ही के ऐसे मिक्स्ड रिएक्शंस है। एक लास्ट बार देखते सर। वो क्या बोले, चाहे आपका सिंगल वेसल हो या कंपोजिट हो, फ्लीट में हो या ब्लॉक में हो, अगर वॉयेज टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो पोर्ट रिस्क है, जिसके लिए हमारे पास आपके लिए बीवी है, मतलब सर बीवी ब्लैंकेट में ही वैल्यूएबल लगती है। और आपके ऐसे मिक्स्ड रिएक्शंस आए। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर है। अब मैंने मेरे एंड का तो काम कर लिया, अब आप आपके एंड पे एक बार मरीन इंश्योरेंस को अच्छे से रीड आउट कर लेना, क्योंकि टेक्स्ट एक बार आप जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ों की और बेटर क्लैरिटी आएगी। और बाद में अपनी राइटिंग प्रैक्टिस हर बार की तरह छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक दिमाग में आएगा नहीं। तो शुरू करेंगे हम फायर इंश्योरेंस से। अब इंश्योरेंस तो सर हमें रट गया, वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच, किसके किसके बीच, इंश्योरर जो इंश्योरेंस थे और दूसरा इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस ले, जहां इंश्योरर कंपनसेट करेगा इंश्योर्ड को अगेंस्ट लॉसेस। तो फायर इंश्योरेंस भी वैसा ही कुछ है, जहाँ पे इंश्योरर इंडेमनीफाई का मतलब ही कंपनसेट यानी भरपाई करके देगा इंश्योर्ड को जब उसे लॉस हो, पर किसके कारण, क्योंकि फायर इंश्योरेंस है तो फायर के कारण, या लाइटनिंग म्हणजे बिजली कड़कने के कारण, या तो फिर एक्सप्लोजन यानी धमाके के कारण। किसके किसके कारण, या तो फायर मतलब आग के कारण, या तो लाइटनिंग म्हणजे बिजली के कारण, या तो एक्सप्लोजन मतलब धमाके के कारण। तो अगर ये डेफिनेशन को हम एक बार शांति से रिकॉल करें तो क्या बोलती है डेफिनेशन, इंश्योरर इंडेमनीफाई करेगा इंश्योर्ड को अगेंस्ट लॉसेस ड्यू टू किसके किसके कारण, या तो फायर, या तो लाइटनिंग, या तो एक्सप्लोजन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे ताकि हमें एग्जाम में सारी चीज़ें अच्छे से रिटेन हो और हम सारी चीज़ें एक्यूरेटली लिख पाए। तो इसमें पहला कॉलम हमें बताएगा कि हमने पॉलिसी ली क्यों, और दूसरा वाला कॉलम पहले वाले कॉलम से लिंक्ड होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक्सेस पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी। तो बहुत बार क्या होता है सर, हमारे पास में कुछ ऐसे गुड्स होते जिनकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती, फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, जिसके भाव रोज के रोज चेंज होते। तो मुझे डर सताएगा कि भाई मैंने लिया, या भाव ऊपर चले गया तो भी मेरा नुकसान हो सकता है, यानी भाव नीचे चले गया तो भी मेरा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं सर, दो पॉलिसी लेते, एक ऐसा भाव जिसके नीचे वो जाएगा नहीं, और एक ऐसा भाव जो एक्सेस वैल्यू जो ऊपर की वैल्यू है वो कवर कर लेगा, ताकि जो रिस्क था भाव कम ज्यादा होने का वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो क्या बोलती है एक्सेस पॉलिसी, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड स्टॉक फ्लक्चुएट्स। कब लेंगे ये पॉलिसी हम, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड स्टॉक फ्लक्चुएट्स। इसमें दो पॉलिसी आती। सबसे पहली, एक ऐसी अमाउंट जिसके नीचे वो वैल्यू जानी नहीं चाहिए, जैसे सोयाबीन का भाव मान के चलो आज 5,000 रुपये, तो मैं एक 4,500 रुपये की पॉलिसी लेके रखूंगा, और एक कवर करेगा एक्सेस वैल्यू यानी एक 5,500 की पॉलिसी लेके रखूंगा। क्लियर है, क्लियर है सर। अब सेकेंड वाला पॉइंट है हमारा स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। कौन सी, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। तो आपने देखा होगा सर, जो बिल्डिंग वगैरह रहती वहाँ पे अगर आग लग जाए तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स लगाए रहते ऊपर। हाँ हाँ सर। तो ये पॉलिसी क्या बोलती, ये पॉलिसी हम कब लेंगे, जब ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर वो या तो लीक करे या डिस्चार्ज करे वाटर, यानी या तो सर लीकेज हो सकता है वो वाटर छोड़ दे एक्सीडेंटली। ये चीज याद है, एक्सीडेंटली यानी गलती से हो, अगर इन रिस्पॉन्स टू फायर और स्मोक है जिसके लिए हमने लगाया था, तो ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। तो क्या बोलती है पॉलिसी, व्हेन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लीक्स और डिस्चार्ज वाटर एक्सीडेंटली देन इन रिस्पॉन्स टू फायर और स्मोक। और एक चीज याद रखना, अगर लीकेज हुआ है ड्यू टू हीट कॉज्ड बाय या तो फायर, या तो रिपेयर्स टू द बिल्डिंग, या अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन और वॉर, तो ये सारी चीजें भी कवर नहीं होती। कौन सी चीजें सर, अगर लीकेज और डिस्चार्ज हो ड्यू टू हीट जो कि कॉज हुआ था या तो बाय फायर, या बिल्डिंग को जब हम रिपेयर कर रहे थे तब, या तो कोई अर्थक्वेक या एक्सप्लोजन या वार, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर नहीं होती। क्लियर है सर। अब स्पेसिफिक पॉलिसी देगी स्पेसिफिक सम। क्या स्पेसिफिक पॉलिसी देगी स्पेसिफिक सम। बहुत बार ऐसा होता है सर, लोग इंश्योरेंस वालों के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इतने इतने अमाउंट का इंश्योरेंस दे, फॉर एग्जांपल 10 लाख। मैं अगर इंश्योरेंस वाले के पास में गया और बोला कि भाड़ में गई मार्केट वैल्यू, तू मुझे 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे, तो वो हमें 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देते, और जब हमें लॉस होता तो हमने जितना अमाउंट स्टेट किया था उतना हमें यानी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता। तो क्या होता सर, इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक सम इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यू, इन केस ऑफ लॉस स्टेटेड अमाउंट विल बी पेड। क्लियर है सर। अब वैल्यूड पॉलिसी क्या है सर, तो हमने वो ऊपर देखा था ना, बहुत बार ऐसी कोई चीजें होती जिसकी रियल मार्केट वैल्यू पता करना थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो उसके लिए हम पहली एक वैल्यू एग्री करते ताकि बाद में सेटलमेंट के टाइम झगड़ा ना हो। हाँ हाँ सर, याद आ गया, फॉर एग्जाम्पल एंटिक्स लिया था ना आपने, करेक्ट। तो ये क्या है सर,
इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। और ये क्यों करते सर? क्यों? क्योंकि व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। क्लियर है? क्लियर है सर। अब क्या है सर नेक्स्ट वाली? एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी कौन सी पॉलिसी सर? ऐसी पॉलिसी जिसमें एवरेज क्लॉज हो। क्या हो? एवरेज क्लॉज हो। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अगर एक आधी प्रॉपर्टी है तो लोग उसको फुल वैल्यू पे, एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू पे इंश्योर न करवा के उसका कुछ पार्ट इंश्योर करवाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्टूडियो 1 लाख रुपए का है, पर मैंने बोला भाई मुझे इतनी ज़रूरत नहीं, तो मैं इंश्योरेंस लूंगा सिर्फ 50,000 रुपीज़ का। भगवान ना करे पर मेरे स्टूडियो में एक बार लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ मुझे? 40,000 रुपीज़ का। क्योंकि मैंने 50% से ही इंश्योर करवा के रखा था, तो मेरे को लॉस भी 50% से ही कंपनसेट होकर मिलेगा, यानी इसका 50% 20,000 रुपीज़। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर है। तो यही बोलता सर, एवरेज पॉलिसी क्या है सर? ये हम पॉलिसी कब लेते? जब व्हेन नॉट इंश्योर्ड एज पर एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू एंड कंटेन्स एवरेज क्लॉज। और क्या करते सर? पे दैट परसेंटेज ऑफ लॉस फॉर विच इट इज इंश्योर्ड, यानी 50% से इंश्योर्ड थी तो लॉस का 50% ही हमको पे करेंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये फ्लोटिंग पॉलिसी क्या है सर? फ्लोटिंग पॉलिसी बोल तो बहुत इजी पॉलिसी है। ऐसा मान के चलो कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे अलग अलग जगह पे धंधे चलते, मेरा कुछ माल मुंबई में पड़ा है, कुछ माल पुणे में पड़ा है, कुछ माल सूरत में पड़ा है, कुछ माल कोलकाता में पड़ा है, कुछ माल बेंगलोर में पड़ा है। अब अगर मैं हर जगह के लिए अलग अलग इंश्योरेंस लेते बैठूँ तो मैं इंश्योरेंस लेने में मेरा ज़्यादा टाइम चले जाएगा। मैं बिजनेस कब करूँ? तो तब इंश्योरेंस वाले आए और बोले आप एक काम करो, एक ही पॉलिसी निकालो, एक ही सम का निकालो और एक ही प्रीमियम दो आपके सारे गुड्स के लिए जो अलग अलग लोकेशन पे। क्या? सारे गुड्स के लिए जो अलग अलग लोकेशन पे आप हमको क्या क्या दो? एक ही पॉलिसी दो, एक ही सम दो और एक ही प्रीमियम पे करो। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये कब लेते हैं हम? व्हेन गुड्स आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशन और गोडाउन्स और वेयर हाउसेस। बरोबर है सर। इतना बड़ा देश है, जो भी बड़ा धंधा करता वो पूरे देश भर में करता। तो इसके लिए क्या क्या मिलता हमको? वन पॉलिसी, वन सम, वन प्रीमियम फॉर ऑल द गुड्स एट डिफरेंट लोकेशन। क्लियर है? क्लियर है सर। अब कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जो हमको टेंजिबल लॉस के साथ साथ इनटेंजिबल लॉस भी कवर करवा के दे। मतलब ऐसे लॉसेस जो दिखते और ऐसे लॉसेस जो दिखते नहीं। फॉर एग्जांपल, मेरी दुकान थी, अब वो जल गई, तो मुझे फ्यूचर में जो प्रॉफिट होता वो तो चलेगा ना, क्योंकि जब तक दुकान रिपेयर होगी मेरी दुकान तो बंद रहेगी। तो जो हमारा लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट रहता वो भी कवर करवाते। कुछ स्टैंडिंग चार्जेस होते, कुछ मेरी बोली होती कि जैसे अगर मैंने रेंट की बोली करके रखी थी कि भाई मैं तेरा हर महीने की, मैंने भले ही उसकी दुकान जल गई मेरे वजह से जली, पर वो रेंट थोड़ी छोड़ना है भाई उसने, तो वो रेंट भी देगा। और फिर क्या होती है सर? कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आज मेरे पास पैसा है बिजनेस करने के लिए और वो पैसा मैं ब्याज पे लाया था, इंटरेस्ट पे लाया था। अब मेरा धंधा ही बंद है, पैसे पड़े, ब्याज तो भरना ही पड़ेगा ना। तो ऐसी नुकसान जो आंखों से दिखते नहीं, वो भी जो पॉलिसी कवर करके दे उसको हम कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी बोलते। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कौन सी? कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ये सारी रिस्क कवर करती है, चाहे वो फायर के वजह से हो, फ्लड के वजह से हो, अर्थक्वेक की वजह से हो या एक्सप्लोजन की वजह से हो। ये सारी चीज़ें एक सिंगल पॉलिसी के अंदर कवर होगी। तो क्या बोलती है पॉलिसी? ये कवर करती है रिस्क ड्यू टू, चाहे फायर की वजह से हो, फ्लड की वजह से हो, अर्थक्वेक की वजह से हो, एक्सप्लोजन की वजह से हो, सारी रिस्क अंडर सिंगल पॉलिसी। क्लियर है? क्लियर है सर। इसका बाद वाला पॉइंट है री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। क्या? री इंस्टेटमेंट, रीप्लेस, री इंस्टेटमेंट, रीप्लेस। ये क्या करती है सर? डायरेक्टली प्रॉपर्टी रिप्लेस ही करके देती। पैसा वैसा लेन देन सब छोड़ो, डायरेक्ट प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी बदलो। और हाँ, इसमें एक मेन चीज़, ये डिप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं करते, बड़े भले लोग हैं। फॉर सपोज मान लो अकाउंट में एक डिप्रिसिएशन करके कंसेप्ट होता, जहाँ अगर एसेट पे वियर एंड टीयर का कुछ चार्ज लगाते हम, तो ये इतने भले लोग हैं, अगर दुकान गई, भले ही 10 साल पुरानी दुकान थी, तो डिप्रिसिएशन इग्नोर करके बिल्कुल नई दुकान ला के देंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये क्या करता है सर? इंश्योरर अंडरटेक टू रिप्लेस गुड्स और प्रॉपर्टी लॉस्ट। जो मेरी दुकान जल गई वो वापस नई की नई दुकान बिठा के दे देंगे। और क्या करते हैं? प्रॉपर्टी इज रिप्लेस इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपनसेशन। नई की नई प्रॉपर्टी, और इग्नोर कर देते डिप्रिसिएशन। अगर मेरी दुकान तब 50 लाख की थी तो आज भी 50 लाख की नई दुकान मोंडे में मुझे 100% मिलेगी। मोंडा मतलब मार्केट। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। हाँ सर, ये सारी चीज़ें तो हम बड़े अच्छे से समझ गए, पर इतने सारे पॉइंट हम याद कैसे रखें? तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते हैं 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर ये स्टोरी सुनना। तो एक बार क्या हुआ, हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा गोडाउन था, वहाँ पे स्प्रिंकलर का कुछ काम चल रहा था। तो क्योंकि हमारे एरिया में सारे टाइप के बिजनेसमैन है, म्हणजे कैसे, कुछ बहुत वैल्यूएबल गुड्स में काम करने वाले जैसे कुछ ज्वेलर है, कुछ एवरेज गुड्स में काम करते थे जैसे किराना दुकान वगैरह, कुछ तो एकदम स्पेसिफिक गुड जैसे सोयाबीन का किंग था हमारे यहाँ पे, वो सिर्फ सोयाबीन में काम करता था।
तो ये सारे लोग अपना माल उसी गोडाउन में रखते थे। एक बार क्या हुआ, स्प्रिंकलर लीक कर गया। क्या किया, एक बार क्या हुआ, हमारा जो स्प्रिंकलर है वो लीक कर गया, और इतना बेकार लीक किया कि सारे ही हमारा जो माल था ना वो फ्लोट करने लग गया। जब हम वहाँ पे पहुँच के देखे तो सारा माल वहाँ पे फ्लोट कर रहा था। तब हमें देख के समझ में आ गया, भाई भारी नुकसान हुआ है सबको। क्या हुआ है, भारी नुकसान हुआ है सबको। ऐसा नुकसान हुआ था जो कुछ दिख रहा था, कुछ नुकसान तो हम देख भी नहीं पा रहे थे, मतलब कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हो गया था। पर तब इंश्योरेंस वालों ने सर्वे किया और बोला कि आपका जेन्युइनली नुकसान हुआ है तो हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट देंगे। क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट, यानी माल का माल भी बदल के देंगे, और फायर के अलावा, स्प्रिंकलर लीकेज के अलावा जो आपको नुकसान हुआ वो भी भर के देंगे। तो एक बार पिक्चर के फॉर्मेट से देखते। तो क्या हुआ था सर, एक बार स्प्रिंकलर लीकेज कैसा हुआ था, एकदम एक्सेस स्प्रिंकलर लीकेज होने के कारण सारा ही माल, चाहे फिर वो वैल्यूएबल हो, चाहे एवरेज हो या स्पेसिफिक माल हो, सारा ही माल फ्लोट करने लगा। जिसके चलते क्या हुआ सर, लोगों को कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। तब इंश्योरेंस वालों ने आके बोला आपको तो रीइंस्टेटमेंट मिलेगा ही, पर कैसा, कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट। क्लियर है, क्लियर है सर। एक बार वापस देखते। तो क्या हुआ सर, एक्सेसिव स्प्रिंकलर लीकेज होने के कारण सारा ही माल, चाहे फिर वो वैल्यूएबल हो, चाहे फिर वो एवरेज माल हो या फिर वो कोई स्पेसिफिक माल हो, सारा ही माल फ्लोट करने लगा। जिसके चलते क्या हुआ सर, लोगों को कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। तब इंश्योरेंस वालों ने बोला टेंशन मत लो, आपको सामान बदल के रीइंस्टेटमेंट तो मिलेगा, पर कैसा रीइंस्टेट मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट मिलेगा। एक बार लास्ट टाइम वापस देखते सर। तो क्या हुआ था सर, एक्सेसिव, बिल्कुल खतरनाक, एकदम एक्सेसिव स्प्रिंकलर लीकेज होने के कारण सारा ही माल जो हमारा था, चाहे फिर वो वैल्यूएबल हो, चाहे फिर वो एवरेज हो या फिर कोई स्पेसिफिक माल हो, सारा ही माल फ्लोट करने लगा। जिसके चलते क्या हुआ सर, लोगों को नुकसान हो गया, कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। तब इंश्योरेंस वालों ने आके बोला टेंशन मत लो, आपको माल बदल के दे देंगे, यानी रीइंस्टेट करके दे देंगे। पर वो रीइंस्टेटमेंट कैसी होगी, तो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, तो कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट मिलेगा। होप सो ये आपको स्टोरी क्लियर हो। हाँ सर, स्टोरी तो इजी लग रही, एक बार चेक करें हमें याद है कि नहीं। हाँ चेक करते हैं। तो हमने क्या देखा था सर, एक्सेसिव स्प्रिंकलर लीक होने के कारण हमारा कोई भी माल हो, चाहे फिर वो वैल्यूएबल माल हो, एवरेज माल हो, फिर या कोई स्पेसिफिक माल हो, सारा ही माल फ्लोट करने लगा। जिसके चक्कर में हमें कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। तब इंश्योरेंस वालों ने बोला कि आपको रीइंस्टेटमेंट तो मिलेगा, पर कैसा रीइंस्टेटमेंट मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट मिलेगा। एक बार वापस देखते हैं सर। क्या बोला था सर, एक्सेसिव, एकदम एक्सेस स्प्रिंकलर लीकेज होने के कारण हमारा सारा ही माल, चाहे फिर वो वैल्यूएबल हो, एवरेज हो या स्पेसिफिक हो, सारे ही माल फ्लोट करने लगा। जिसके चक्कर में हमें कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। तब इंश्योरेंस वालों ने बोला कि आपको रीइंस्टेटमेंट मिलेगा, पर कैसा रीइंस्टेटमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट। चलो एक बार बिना देखे बोलते। क्या हुआ सर, एक्सेसिव स्प्रिंकलर लीकेज होने के कारण हमारा सारा ही माल, फिर चाहे वो वैल्यूएबल हो, एवरेज हो या स्पेसिफिक माल हो, सारा ही माल फ्लोट करने लगा। जिसके चक्कर में सबको भारी यानी कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। तब इंश्योरेंस वालों ने बोला आपको रीइंस्टेटमेंट मिलेगा, पर कैसा रीइंस्टेटमेंट था वो, कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट। एक बार वापस देखते सर लास्ट टाइम। तो क्या हुआ, एक्सेसिव स्प्रिंकलर लीकेज होने के कारण हमारा सारा ही माल, फिर चाहे वो वैल्यूएबल हो, चाहे वो एवरेज था या फिर कोई स्पेसिफिक माल था, सारा ही माल फ्लोट करने लगा। जिसके कारण हमें कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। तब इंश्योरेंस वालों ने बोला कि आपको रीइंस्टेटमेंट तो मिलेगा, पर कैसा रीइंस्टेटमेंट मिलेगा, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट मिलेगा। होप सो ये स्टोरी आपको याद हो। अगर किसी को ये स्टोरी थोड़ी भी डिफिकल्ट लगी हो तो वो हमारा नेमोनिक्स का पीडीएफ भी रेफर कर सकता, पर आप स्टोरी से याद रखने का ट्राई करो। अब मैंने मेरे एंड का तो काम कर लिया, अब आपकी बारी। आप एक बार आना और ये वाला टेक्स्ट एकदम अच्छे से रीड कर लेना कि फायर इंश्योरेंस क्या बोलता। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट जब आप रीड करोगे तो आपको चीज़ों पे और बेटर क्लैरिटी आएगी। और हर बार की तरह हमारी राइटिंग प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक याद आएगा नहीं। तो मर जाना, लुट जाना, झुक जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़ना। तो आज हम बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक वेयर हाउसिंग स्टार्ट करेंगे। सर ये वेयर हाउसिंग क्या है, वही ना जहाँ हम माल रखते, गोदाम अपनी भाषा में। तो हाँ सर, वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज ऑफ गुड्स तो है ही है, साथ में ऐसी एक्टिविटीज़ जो कनेक्टेड हो स्टोरेज ऑफ गुड्स के साथ में। क्या क्या सर, स्टोरेज ऑफ गुड्स तो है ही है, साथ में ऐसी एक्टिविटीज़ जो कनेक्टेड हो स्टोरेज ऑफ गुड्स के साथ में, उसको हम वेयर हाउसिंग बोलते हैं।
तो वेयर हाउसिंग की सर अगर हम बाय डेफिनेशन जाए तो ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो स्टोर करे या एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना ऑफ गुड्स। अब सर गुड्स को स्टोर करना क्यों पड़ता? तो बहुत बार ऐसा होता है कि सर गुड्स हम प्रोड्यूस कर लेते हैं पर सेम टाइम पे कंज्यूम नहीं कर पाते। क्या होता है, बहुत बार ऐसा होगा कि गुड्स तो हम प्रोड्यूस कर लेंगे पर सेम टाइम पे उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? तो सर बहुत सारे रीजन है। अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस करें तो उतनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेगी, तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो वैसे ही लोग नहीं ले पाएंगे। और भी बहुत सारे रीजन है जिसमें प्रोड्यूस जैसे हो सेम टाइम पे कंज्यूम नहीं हो पाता। ये तो वैसी ही बात होगी सर, शादी होते ही घर में नन्ना मुन्ना मेहमान नहीं आता, वैसे ही प्रोड्यूस होते ही सेम टाइम पे कंज्यूम नहीं कर सकते, बीच में एक टाइम लगता। तो वो टाइम का गैप जो है ये फिल करेगा हमारा वेयर हाउस। होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में देखेंगे ताकि कंटेंट हमें अच्छे से याद रहे और हम एग्जाम में एक्यूरेटली भी सारी चीज़ें लिख पाए। तो सबसे पहला बेसिक फंक्शन है स्टोरेज। वेयर हाउस है क्यों सर? तो चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो ये बन जाएगा बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। अब सर स्टोर क्या करते? तो जो सरप्लस कमोडिटीज बच जाती ना, यानी जो हमने प्रोड्यूस किया माइनस जितना कंज्यूम किया तो कुछ ना कुछ हमारे पास में बच जाता। तो जो ये सरप्लस कमोडिटीज बच जाती ये हम स्टोर करके रखते और जब इसकी जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में तब इसका सप्लाई इन वेयर हाउसेस से करते। तो क्या करते? सरप्लस कमोडिटीज कैन बी स्टोर्ड एंड बी सप्लाइड व्हेन नीडेड। क्लियर है? क्लियर है सर। अब फाइनेंसिंग, तो बहुत बार क्या करते लोग, अपना जो माल है वो गोडाउन में स्टोर करके रखते पर वो माल तो वैसे ही पड़ा पड़ा है, तो उस पड़े माल को वो एसेट बोल के यूज करते और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वेयर हाउस कीपर से, किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वेयर हाउस कीपर से उस गुड्स को एज सिक्योरिटी रख के उनसे लोन्स ले लेते। क्या करते? उन्हीं गुड्स को एज सिक्योरिटी रख के उनसे लोन्स ले लेते। और फाइनेंस करना मतलब भी सर पैसा देना, लोन देना है, जैसा नाम वैसा ही काम हो गया है पे भी। तो क्या हुआ? लोन्स कैन बी रेस्ड फ्रॉम, या तो तू वेयर हाउस कीपर से ले ले या तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले ले अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड, क्योंकि सर इसका वैल्यूएशन वगैरह हो सकता, तू पैसा डुबाएगा तो तेरा माल बेच के वो पैसा वसूल कर लेंगे। दस गुड्स एक्ट एज द सिक्योरिटी फॉर लोन्स टेकन। क्लियर है? क्लियर है सर। अब नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। सर बहुत सारा ऐसा प्रोडक्शन होता है जो प्रोड्यूस होते ही कंज्यूम करने के लिए कुछ बीच में प्रोसेस करनी पड़ती। यानी सर हमने देखा था ना, शादी होती नन्ना मुन्ना मेहमान लाने के लिए कुछ तो प्रोसेस होती बीच में। सर 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 तो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आप चावल जो डायरेक्ट ज़मीन में से निकले वैसा का वैसा नहीं खा सकते ना सर, उसकी पॉलिशिंग, उसमें बहुत सारी प्रोसेस लगती। राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स में भी आप डायरेक्ट कच्चा नहीं सर, उसकी भी एक प्रोसेस होती है। तो प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टन गुड्स कंज्यूमेबल, क्योंकि बिना प्रोसेसिंग के आप उसको खा ही नहीं सकते। एज सर्टन कमोडिटीज कैन नॉट बी कंज्यूम्ड, यूज ही नहीं कर सकते हम उसको इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? क्लियर है सर। ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल सिंपल थे इसके लिए ये वाले दिए। अब ग्रेडिंग और पैकिंग ऑनलाइन ज़माने में तो यही बूम पे है सर। वेयर हाउस क्या करते? ग्रेड भी करते चीज़ों को और पैक भी करते। मतलब ऑनलाइन वगैरह हम सामान बुलाते ना, तो वहाँ पे जाके वो सामान को अलग अलग छाट भी देंगे और उसको पैक भी कर देंगे। और पैक कैसे करेंगे? तो कन्वीनियंट साइजेस एज पर इंस्ट्रक्शन। तो क्या बोलता है वाला पॉइंट? वेयर हाउस ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ ग्रेडिंग एंड पैकिंग। गुड्स कैन बी पैक्ड इन कन्वीनियंट साइजेस एज पर इंस्ट्रक्शन। अब टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, ये क्या है सर? तो वेयर हाउस क्या करते हैं? टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं बाय प्रिजर्विंग गुड अप टिल डिमांडेड। ये सर समझाओ आप। तो ये टाइम यूटिलिटी सर कैसे होती? हमने देखा था प्रोडक्शन और कंजम्पशन में कुछ टाइम लगता है। हाँ, तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम के लिए हम माल कहाँ स्टोर करते हैं? तो ये हम स्टोर करते हैं वेयर हाउसेस में। तो ये टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट करती है? बाय प्रिजर्विंग दिस गुड्स। क्लियर है? क्लियर है। यानी ये जो टाइम बीच में हो वो भी हम यूज कर पाएंगे। और प्लेस यूटिलिटी कैसे है सर? तो बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एट द रिक्वायर्ड प्लेस। यानी ये क्या करते हैं सर? वहाँ पे गुड्स भेज भी देते हैं जहाँ पे वो रिक्वायर्ड हो। तो एक है टाइम यूटिलिटी, यानी टाइम को कैसे यूज किया, तो जो बीच में वो गैप था ये वेयर हाउस ने फिल किया। और प्लेस यूटिलिटी मतलब जहाँ सामान की जरूरत थी वहाँ ये सामान को पहुँचा दिया। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? तो सर ये सिर्फ फैसिलिटी बल्क डिपॉजिटर को ही मिलती, जो ठोक में माल रखे। थोड़े थोड़े माल वाले को थोड़ी ये देंगे। वो क्या करते हैं? वो बोलते देख भाई तू सिर्फ तेरा माल रख, बाकी तेरा माल कलेक्ट करने की जिम्मेदारी तेरे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से, यानी जहां तेरा माल बने वहां से लेके भी हम आएंगे, और जहां तुझे भेजना है यानी प्लेस ऑफ डिलीवरी वहां माल भी हम ही भेज देंगे। यानी वेयर हाउस वाले क्या क्या करते हैं सर? बल्क डिपॉजिटर के लिए माल भी लेके आते उसकी जगह से, और जहां उसे पहुंचाना है वहां पहुंचा भी देते। तो कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेंड्स इट टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी। क्लियर है? क्लियर है सर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट, प्राइस स्टेबिलाइजेशन। अब किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती सर? डिमांड और सप्लाई से। अब आपने देखा प्रोडक्शन और कंजम्पशन में तो गैप है। क्लियर है सर। तो अगर हमारी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गया तो सर ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, और जैसी डिमांड बढ़ने लगी हम गुड्स को वेयर हाउस में से सप्लाई करते हैं, ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे और प्राइस जो रहे वो स्टेबल रहे, शूट ना हो। क्लियर है? क्लियर है। ये किसने सिखाया था सर आपको? अल्फ्रेड भाऊ मार्शल, इकोनॉमिक्स। हाँ हाँ, याद आ गया सर।
तो अचीव्ड बाय क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। क्यों सर? क्योंकि जो वो गैप था बीच में का प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में, वो वेयर हाउस ने फुलफिल किया था। तो गुड्स कैन बी सप्लाइड फोर्थ विद इन शॉर्टेज। जब कम पड़ेगा तब यहाँ से माल ले जाना, जिससे क्या होता है सर, डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस नहीं आता और कोई भी प्राइस में राइज नहीं आता। क्लियर है? क्लियर है सर। अब रिक्स बियरिंग, अब सर माल रखा है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ रिक्स आएगा। तो कौन से रिक्स होते हैं सर? कुछ चोरी हो सकती, डिटोरिएशन मतलब माल में कुछ कम ज़्यादा हो गया तो भाई वेयर हाउस कीपर तू ही देख लेना, फायर लग सकती बहुत सारी। तो जिसके वेयर हाउस में हमने माल रखा वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसकी केयर करने के लिए। क्या सर? वेयर हाउस कीपर हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द गुड्स। ही सेफगार्ड द गुड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स रिस्क लाइक थेफ्ट, डिटोरिएशन एंड फायर। होप सो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो। क्लियर है सर? समझ गए एकदम अच्छे से। पर इतनी सारी चीज़ों को हम याद कैसे रखें? तो इसे याद करवाने के लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर अभी ये स्टोरी सुनना। तो आप एक अभी फ्लो समझने की कोशिश करो। तो हमने वेयर हाउस वाले को आवाज़ दिया। क्या आवाज़ दिया? ओ वेयर हाउस वाले, तू एक काम कर। तो क्या बोला? देख तेरा स्टोरेज का तो काम है ही है, तू क्या कर, हमारे गुड्स की फाइनेंसिंग भी कर दे। और क्योंकि हमने उससे फाइनेंसिंग करवाई तो हमने बोला देख भाई हम ऐसे गुड्स में काम करते जिनको प्रोसेसिंग भी लगती, तो तू उनकी प्रोसेसिंग भी कर। अब आपको पता है चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद में उन्हें अच्छे ढंग से ग्रेड और पैक भी करना पड़ेगा ना। तो हमने बोला फिर ग्रेडिंग और पैकिंग का काम भी तू ही देख ले। और इतना सब अब तूने कर लिया ना, तो एक काम और कर दे, सही टाइम और सही प्लेस देख के उनको ट्रांसपोर्ट भी तू ही कर देना। उसने बोला ठीक है। बोला देख भाई तू इतना सब कर रहा ना, तो एक काम कर, प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी। हमने क्या बोला? इतना सब काम तूने किया, इसके लिए प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी। प्राइस विद एस, उससे आप प्राइस स्टेबलाइजेशन याद रखना। तो चलो एक बार स्टोरी को बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। तो हमने वेयर हाउस वाले को आवाज दिया। क्या बोला? ओ वेयर हाउस वाले, तू स्टोरेज के साथ साथ एक काम और कर, क्योंकि स्टोरेज तो सर उसका बेसिक फंक्शन है। तू हमारे गुड्स की फाइनेंसिंग भी कर, फिर उनकी अच्छे से प्रोसेसिंग करना और उनको एकदम बढ़िया ढंग से ग्रेड और पैक करके सही टाइम और सही प्लेस पे ट्रांसपोर्ट भी तू ही करना। मैंने क्या क्या करने के लिए बोला उनको? पहले तो तू गुड्स की फाइनेंसिंग करना, फिर उनकी प्रोसेसिंग करना, फिर उनको अच्छे से ग्रेड और पैक करना, और फिर सही टाइम और सही प्लेस पे ट्रांसपोर्ट भी तू ही करना। अब इतना सब तू ही कर रहा तो प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी। क्या? तो प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी। चलो सर एक बार वापस देखते। हमने क्या बोला? ओ वेयर हाउस वाले, तू स्टोरेज के साथ साथ एक काम और कर, हमारे गुड्स की फाइनेंसिंग भी कर, फिर उनकी अच्छे से प्रोसेसिंग करना और एकदम बढ़िया ढंग से ग्रेड और पैक करके उनको सही टाइम और सही प्लेस पे ट्रांसपोर्ट भी तू ही करना। अब क्योंकि इतना सब तू ही कर रहा है तो क्या बोला? प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी, प्राइस विद एस। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो। चलो एक बार वापस देखते। तो हमने क्या बोला? ओ वेयर हाउस वाले, तू स्टोरेज के साथ साथ एक काम और कर, हमारे गुड्स की फाइनेंसिंग भी कर, फिर उनकी अच्छे से प्रोसेसिंग करना, बाद में उनको ग्रेड और पैक करके सही टाइम और सही प्लेस पे तू ही ट्रांसपोर्ट कर देना। अब क्योंकि इतना सब तू ही कर रहा है तो प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी, प्राइस विद एस। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो। देखते ना स्टोरी आपको याद है कि नहीं। तो हमने क्या बोला? ओ ए वेयर हाउस वाले, तू स्टोरेज के साथ साथ एक काम और कर, हमारी गुड्स की फाइनेंसिंग भी कर, फिर उनकी प्रोसेसिंग कर, फिर उनको अच्छे से ग्रेड और पैक करके सही टाइम और सही प्लेस पे ट्रांसपोर्ट भी तू ही कर। इतना सब तू कर रहा है, इसके लिए प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी, प्राइस विद एस, जिससे आप प्राइस स्टेबलाइजेशन याद रखना और रिक्स बियरिंग। एक बार और देखते सर, इस बार बिना देख के बोलेंगे। तो हमने क्या बोला? ओए वेयर हाउस वाले, तू स्टोरेज के साथ साथ एक काम और कर, हमारी गुड्स की फाइनेंसिंग भी कर, फिर उनको अच्छे से प्रोसेसिंग भी करना और अच्छे से ग्रेड और पैक करके सही टाइम और प्लेस पे ट्रांसपोर्ट भी तू ही कर। इतना सब तू ही कर रहा है, इसके लिए प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी। क्लियर है? क्लियर है सर। एक लास्ट बार। ओए वेयर हाउस वाले, तू स्टोरेज के साथ साथ एक काम और कर, हमारे गुड्स की फाइनेंसिंग भी तू ही कर, फिर उनकी प्रोसेसिंग करके अच्छे से ग्रेड और पैक करके सही टाइम और सही प्लेस पे ट्रांसपोर्ट भी तू ही कर। अब इतना सब तू ही कर रहा है तो प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी, प्राइस विद एस, प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो और होप सो ये स्टोरी भी आपको याद रही हो। अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टी गई हो तो फिर आप शॉर्ट कोड का पीडीएफ देखना, पर पॉसिबली आप इसी स्टोरी पर स्टिक रहो, क्योंकि एग्जाम में स्टोरीज आपको ज़्यादा जल्दी क्लिक होंगी एज कंपेयर टू शॉर्ट नोट।
तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि वेयर हाउसिंग क्या होती है और उसके फंक्शंस देखे थे। आज वाली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस देखेंगे। हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे सर, जहाँ पे हमें पहला वाला कॉलम बताएगा कि ये जो वेयर हाउसेस है इसे ओन कौन करता है, इसकी मैनेजमेंट किसके पास में और जनरली इनका कंट्रोल किसके पास में होता है। और सेकंड वाला कॉलम फर्स्ट वाले कॉलम से लिंक्ड होगा ताकि आप एग्जाम टाइम पे सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला वेयर हाउस का टाइप है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। अब सर क्योंकि कोऑपरेटिव वेयर हाउस है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है, मतलब इसकी ओनरशिप, मैनेजमेंट और इसको कंट्रोल भी कौन करेगा, तो कोऑपरेटिव वेयर हाउस ही करेगा। वेयर हाउस है सर तो स्टोरेज फैसिलिटी देगा, पर कोऑपरेटिव वेयर हाउस है तो स्टोरेज फैसिलिटी किसको किसको देगा, तो जो हमारे फार्मर्स है, ट्रेडर्स है, जनरल पब्लिक है, उनको देता है और मोस्ट इकोनॉमिकल रेट पे देता है। इकोनॉमिकल रेट मतलब सर ऐसा रीजनेबल रेट जो हर कोई अफोर्ड कर पाए, ना काफी ज्यादा हो ना काफी कम हो। क्लियर है, क्लियर है सर। अब दूसरा वाला वेयर हाउस कौन सा है सर, गवर्नमेंट वेयर हाउस। कौन सा वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस। सर फिर से वैसा, जैसा नाम वैसा काम। गवर्नमेंट का है मतलब या तो गवर्नमेंट का होगा या किसी पब्लिक अथॉरिटीज का होगा, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटीज भी गवर्नमेंट की होती है। अब गवर्नमेंट दो टाइप की है सर, या तो सेंट्रल की हो या तो स्टेट हो। मतलब गवर्नमेंट वेयर हाउसेस ऐसे वेयर हाउसेस है जिनकी ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके पास में हो, गवर्नमेंट के पास में या पब्लिक अथॉरिटीज के पास में। अब गवर्नमेंट दो है सर, या तो सेंट्रल हो या तो स्टेट हो। ये क्या करते हैं सर, एकदम नॉमिनल चार्ज पे, क्योंकि सर देश का है, गवर्नमेंट है, वो लोगों के बारे में सोचती है, तो वो एकदम नॉमिनल, एकदम बेसिक चार्जेस पे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती। इसका एग्जांपल कौन सा है सर, तो CWC, SWC और FCI। क्लियर है, क्लियर है सर। अब हमारा नेक्स्ट वाला वेयर हाउस है बॉन्डेड वेयर हाउस। सर ये वेयर हाउस क्या करता, तो ये वेयर हाउस जनरली इंपोर्टेड गुड्स। अब ये इंपोर्टेड गुड्स क्या है, तो ऐसे गुड्स जो अपने देश में बाहर के देश से आए हो। क्या, ऐसे गुड्स जो अपने देश में बाहर के देश से आए हो। तो गवर्नमेंट बोलती देख भाई, तू देश के देश में तो कुछ उखाड़ ना पाया, क्या किया तू अपने देश के देश में तो कुछ खास कर ना पाया, ऊपर से दूसरे देश का माल अपने देश में लेके आया, तो मैंने तेरे को छोड़ना नहीं है, मैं तेरे पे टैक्स लगाऊंगा। उस टैक्स का नाम है कस्टम ड्यूटी। क्या नाम है उसका, कस्टम ड्यूटी। जैसे देश के देश में हम GST पे करते, वैसे ही इंपोर्टेड गुड्स पे हम टैक्स पे करते, उस टैक्स का नाम है कस्टम ड्यूटी। तो ये वेयर हाउस करता क्या, तो ये वेयर हाउस इंपोर्टेड गुड्स को स्टोर करता, पर कब तक, जब तक पेमेंट ना हो जाए कस्टम ड्यूटी की। ऐसा क्यों सर, तो आपको इंडिया वालों का पता है, माल ले लेंगे पर पैसा नहीं देंगे। क्या कर लेंगे, माल ले लेंगे पर पैसा नहीं देंगे। ये केस में तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है ना यार, उनको पूरे देश का खर्चा चलाना है। तो अगर लोग ऐसा करने लगे तो उनका तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, ये कस्टम ड्यूटी पे करी या ना करी, इसके जो भी सारे नॉर्म्स है, ये देखने के लिए एक अलग से बॉडी बने। उस बॉडी का नाम है कस्टम अथॉरिटीज। कस्टम ड्यूटी को कस्टम अथॉरिटीज देखती। तो सर क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि बॉन्डेड वेयर हाउसेस लाइसेंस्ड है गवर्नमेंट के द्वारा पर कंट्रोल में है कस्टम अथॉरिटी के। हाँ सर, ऐसा क्यों, तो जनरली बॉन्डेड वेयर हाउस, ये बॉन्ड इस वर्ड से आया। कौन से वर्ड से आया, बॉन्ड इस वर्ड से, जो स्पेसिफाई करता, सुन इंपोर्टर, तू तेरा माल तब तक बॉन्डेड वेयर हाउस से नहीं निकाल सकता जब तक कस्टम अथॉरिटी वाले उनका कंसेंट ना दे दे। कंसेंट का मतलब उनकी इच्छा से हाँ ना बोल दे। क्या क्या सर, एक बार स्लोली रिपीट करो। बॉन्ड क्या बोलता है, देख भाई जो तूने इंपोर्ट किए थे ना गुड्स, जो अभी हमारे बॉन्डेड वेयर हाउस में पड़े, तो उसको तब तक नहीं निकाल सकता जब तक कस्टम ड्यूटी वाले उनका कंसेंट ना दे दे। और कस्टम ड्यूटी वाले अपना कंसेंट कब ना देंगे, जब तक आपने कस्टम ड्यूटी ना पे की हो। मतलब जब तक आप कस्टम ड्यूटी पे नहीं करोगे तब तक आपका मॉल बॉन्डेड वेयर हाउस में ही रहेगा। क्लियर है, क्लियर है सर। तो ये क्या बोलता है सर, बॉन्ड स्पेसिफाइज दैट गुड्स कैनॉट बी रिमूव्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ कस्टम अथॉरिटीज। और कंसेंट कब नहीं मिलेगा, जब आप कस्टम ड्यूटी पे नहीं करोगे। कस्टम ड्यूटी पे करो, अपना माल लेके जाओ। क्लियर है, क्लियर है सर। पर गवर्नमेंट है, अपनी है, तो अपने देश के लोगों का भी सोचती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में इतना पैसा नहीं होता कि वो एक साथ में माल का भी पेमेंट करे, साथ में कस्टम ड्यूटी का भी पेमेंट करे। तो गवर्नमेंट क्या बोलती, तू थोड़ा थोड़ा पैसा दे, थोड़ा थोड़ा माल ले। क्या बोलती, थोड़ा थोड़ा पैसा दे, थोड़ा थोड़ा माल ले। मतलब आप गुड्स को विड्रॉ कर सकते इन इंस्टॉलमेंट बाय पेइंग कस्टम ड्यूटी प्रोपोर्शनेटली, यानी आप जितनी कस्टम ड्यूटी पे करोगी उतना माल लेके बाहर आ सकते हो। होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। अब कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस सर, ये किसको स्टोर करता, तो ये पेरिशेबल कमोडिटीज को स्टोर करता। अब पेरिशेबल कमोडिटीज मतलब कौन सी कमोडिटीज सर, तो ऐसी कमोडिटीज जिनका लाइफ स्पैन काफी छोटा होता है और एक बार उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया तो वो गुड्स फिर कंज्यूमेबल नहीं रहते, वो खराब हो जाते। तो सर जनरली किसी भी चीज का अगर आपको लाइफ स्पैन बढ़ाना है तो उसको लो टेम्परेचर पे आप स्टोर कर दो। तो कोल्ड स्टोरेज भी वही करता। वो क्या करता है, रेफ्रिजरेट करता आपके जो पेरिशेबल कमोडिटीज है उनको एट अ वेरी लो टेम्परेचर, ताकि उनकी लाइफ बढ़े। क्लियर है, क्लियर है सर। तो क्या करता कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, गुड्स आर स्टोर्ड एंड रेफ्रिजरेटेड एट अ वेरी लो टेम्परेचर फैसिलिटेटिंग स्टोरेज फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज। क्योंकि जो इसकी लाइफ कम है उसी को हम ठंडे वातावरण में स्टोर करेंगे ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए। क्लियर है, क्लियर है सर।
अब नेक्स्ट वाला वेयर हाउस है पब्लिक वेयर हाउस। ये सर किसका होगा, इसका मालिक कौन होगा, या तो कोई इंडिविजुअल हो जाए या तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाए। कौन हो जाए, या तो कोई इंडिविजुअल हो जाए या तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाए। अब क्योंकि पब्लिक वेयर हाउस है तो स्टोरेज फैसिलिटी भी जनरल पब्लिक को मिलती एट अ लो कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट पे, एट अ वेरी लो कॉस्ट। अब सर क्योंकि पब्लिक वेयर हाउसेस है तो जनरल पब्लिक इसको स्टोर करेगी, तो ये लोकेशन बड़ी देख के रखते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह पे लोकेशन बनाते हैं जहाँ पे जंक्शंस हो। क्या हो, जंक्शंस हो, रेलवेज के, हाईवेज के या वाटरवेज के। ऐसा क्यों सर, तो वो अपनी कन्वीनियंस देखेंगे जहाँ पे 2-3 रूट एक साथ में कोलैब हो जाए और जहाँ पे सारा माल ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। क्लियर है सर। तो क्या बोलता, तो ऐसे वेयर हाउसेस जिसकी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के पास में ओनरशिप, मैनेजमेंट या कंट्रोल हो, उनको बोलेंगे हम पब्लिक वेयर हाउसेस। ये जनरली कहाँ पे होते हैं सर, ये तो जंक्शंस में मिलेंगे आपको, चाहे फिर वो रेलवे का हो, हाईवे का हो या वाटरवे का हो। अब पब्लिक वेयर हाउस है इसीलिए इसको जनरल पब्लिक के लिए ही बनाया गया है, जहाँ पे वो स्टोरेज फैसिलिटी यूज कर सकते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट। क्लियर है सर। अब प्राइवेट वेयर हाउस सर जैसा नाम वैसा काम। लोग अपने प्राइवेट यूज के लिए बनाते हैं, जैसे जो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर है या जो बहुत बड़े मर्चेंट है। क्या, जो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर मतलब जो बड़े लेवल पे माल को बनाए, और बड़े मर्चेंट्स यानी जो उस फिनिश गुड्स में ट्रेडिंग करे, उसको बाय या सेल करे, पर कौन से लेवल पे, बिग, बड़े स्केल पे। तो उनको क्या होता है सर, डेली बेसिस पे लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी लगती। हाँ सर, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार मैं कहाँ वेयर हाउस देखूँ, कहाँ इतना सब मगजमारी करूँ, उसको मेंटेन करो, ट्रांसपोर्ट करो, मैं मेरा खुद का ही वेयर हाउस बना लेता हूँ। तो वो खुद की नीड्स फुलफिल करने के लिए प्राइवेट वेयर हाउसेस बना लेते हैं, क्योंकि उनको लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी लगती है रेगुलर बेसिस पे। क्लियर है सर। इसके बाद में ड्यूटी पेड वेयर हाउस, ऊपर हमने देखा था बॉन्डेड वेयर हाउस, इसके बाद में आता है ड्यूटी पेड वेयर हाउस। ये जनरली इंपोर्टर्स के लिए होता है, और यहाँ पे ऐसा माल स्टोर होता है जिसपे हमने ड्यूटी पे कर दी थी आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। हाँ सर, मतलब तो यही बात होगी, जैसे ही हमने माल लाया, जब तक हमने पेमेंट नहीं की तब तक बॉन्डेड वेयर हाउस में, जैसे ही हमने पेमेंट कर दी फिर ड्यूटी पेड वेयर हाउस में। सर ऐसा हम करते क्यों, तो बहुत बार हम कुछ ऐसे गुड्स इंपोर्ट करते जिसको हम लगेज री एक्सपोर्ट कर देते। फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग, अगर बांग्लादेश से हमने कुछ क्लोथ लाए तो वो पूरे रेडीमेड क्लोथ होते, सिर्फ अनब्रांडेड होते, तो हम अपना ब्रांड बनाते। तो सिर्फ ब्रांड की लेबलिंग करने के लिए हम उसको डॉकयार्ड से बाहर नहीं लाएंगे ना माल को, बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, फिर वापस डॉकयार्ड पे लेके जाओ। तो वहीं पे हम उसकी प्रोसेसिंग कर देंगे, क्योंकि लेबलिंग करना काफ़ी आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और आप देखो तो किटिंग, क्या करते, किसी देश से मोबाइल चार्जर आता, किसी देश से स्क्रीन गार्ड आता, किसी देश से कवर आती, तो इसकी एक किट बना देते, यानी 2-3 सामान अलग अलग जगह से बुलाया, वहाँ पे उसकी किट बनाई और उसको री एक्सपोर्ट कर दिया। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जैसे ही आपने माल इंपोर्ट किया और जब तक आपने ड्यूटी पे नहीं करी तब तक वो बॉन्डेड वेयर हाउस में, जैसे ही आपने ड्यूटी पे कर दी वो माल उठ के आ जाएगा आपका ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस में, अगर आपको उसको री एक्सपोर्ट करना है तो क्या है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जो भी ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस है वो इंपोर्टर्स के लिए पब्लिक वेयर हाउसेस है। हाँ सर, अब क्योंकि ये इंपोर्टर्स के लिए होते हैं जनरली, तो इनकी लोकेशन भी पोर्ट्स और डॉक एरिया के पास में ही होती। क्लियर है सर। बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब ऐसे वेयर हाउस जब तक हमने ड्यूटी पे ना की हो, जैसे ही हमने ड्यूटी पे कर दी और फिर भी हमको माल को स्टोर करना है तो हम फिर ड्यूटी पेड वेयर हाउस में, जैसा नाम वैसा काम। होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। सारी चीजें तो हम एकदम बढ़िया ढंग से समझ गए सर, पर इसको अब हम याद कैसे रखें, तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर हमारी स्टोरी सुनना। तो हमारे एरिया में क्या था, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। क्या थी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उनका अपना खुद का एक कोल्ड स्टोरेज था। तो बाकियों की तरह उन्होंने भी अपना कोल्ड स्टोरेज जनरल पब्लिक के लिए खोल रखा था, पर वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते थे, देखो भाई हम इतना कम पैसा ले रहे हैं आपसे, तो आप साल भर के लिए आपका माल रखना और उस हिसाब से मुझे पेमेंट देना। क्या बोलते थे, आप साल भर के लिए अपना माल रखना और उस हिसाब से मुझे पेमेंट देना। तो हमारे यहाँ की पब्लिक थोड़ी चालाक निकली। वो क्या करती थी, जैसे ही ठंड का मौसम आता था, यानी हमारे यहाँ काफ़ी ठंडी बढ़ती थी, तो वो 3-4 महीने वो माल ही स्टोर नहीं करती थी और बोलते थे कि हाँ हम रखेंगे, और माल नहीं रखते थे। क्या करते थे, हाँ हम आपके पास में माल रखेंगे और माल नहीं रखते थे। उस चक्कर में वो जगह दूसरे को दे भी नहीं पाता था और उसका नुकसान होता था। वो तो बोला यार पब्लिक तो मुझे उल्लू में निकाल रही, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ रूल बनाता हूँ। पर रूल तो आपको पता है, जिसकी गवर्नमेंट होगी वो उसी का रूल बनाएगी। तो कोऑपरेटिव वालों ने क्या किया, गवर्नमेंट वालों के साथ में कुछ खास बॉन्ड बनाया। क्या किया, गवर्नमेंट वालों के साथ में कुछ खास बॉन्ड बनाया, जिसमें गवर्नमेंट वालों ने बोला देखो भाई, चाहे पब्लिक वाले हो या प्राइवेट वाले हो, वो क्या बोला, किसी के लिए भेदभाव नहीं करेंगे हम, चाहे पब्लिक वाले हो या प्राइवेट वाले हो, ठंड के मौसम में भी आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, चाहे आप आपका माल रखो या ना रखो। होप सो ये आपको स्टोरी क्लियर हो, ना भी क्लियर हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आप ही की वीडियो है सर।
तो चलो एक बार ये सब पॉइंट्स को हम पिक्चर फॉर्मेट में देखते। तो हमने क्या देखा था सर, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वालों ने गवर्नमेंट के साथ में कुछ तो बॉन्ड बनाया था। क्या किया था, कॉर्पोरेटिव वालों ने गवर्नमेंट के साथ में कुछ तो बॉन्ड बनाया था, जिसमें क्या बोला था कि ठंड के मौसम में यानी कोल्ड के मौसम में, चाहे फिर प्राइवेट वाले हो या पब्लिक वाले हो, ड्यूटी तो सबको ही पे करनी पड़ेगी। चलो एक बार वापस देखते हैं। तो क्या किया था सर, तो कोऑपरेटिव वालों ने गवर्नमेंट वालों के साथ में कुछ तो बॉन्ड बनाया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला ठंड के मौसम में यानी कोल्ड के मौसम में, चाहे फिर वो प्राइवेट वाले हो या पब्लिक वाले हो, ड्यूटी तो सबको ही पे करनी पड़ेगी। एक बार वापस देखते सर लास्ट टाइम क्या बोला था सर हमने, कोऑपरेटिव वालों ने गवर्नमेंट वालों के साथ में कुछ तो खास बॉन्ड बनाया, फिर गवर्नमेंट वालों ने एक रूल लाया, क्या बोला कि ठंड के मौसम में फिर चाहे वो प्राइवेट वाले हो या पब्लिक वाले हो, ड्यूटी तो सभी को पे करनी पड़ेगी। हाँ सर, स्टोरी तो एकदम बढ़िया लगी, पर हमें डर है हमें याद है कि नहीं, तो आओ चेक करते याद है कि नहीं। हम्म, तो हमने क्या देखा था सर, कोऑपरेटिव वालों ने, उससे कोऑपरेटिव वेयरहाउस याद रखना, गवर्नमेंट के साथ में कुछ तो बॉन्ड बनाया है, जिसमें कोल्ड कोल्ड से कोल्ड स्टोरेज याद रखना, कोल्ड के मौसम में, फिर चाहे वो प्राइवेट वाले हो या पब्लिक वाले हो, क्या हो, चाहे प्राइवेट वाले हो या पब्लिक वाले हो, ड्यूटी तो सबको ही पे करनी पड़ेगी। क्लियर है सर। अब एक बार बिना देखे बोलते, तो हमने क्या देखा था सर, कॉर्पोरेटिव वालों ने गवर्नमेंट के साथ में कुछ ऐसा बॉन्ड बनाया, जहां पे गवर्नमेंट वालों ने बोला कि ठंड के मौसम में यानी कोल्ड के मौसम में, चाहे फिर वो प्राइवेट वाले हो या पब्लिक वाले हो, ड्यूटी तो सबको ही पे करनी पड़ेगी। एक बार वापस देखते सर, हमने क्या देखा था, कोऑपरेटिव वालों ने गवर्नमेंट वालों के साथ में कुछ तो ऐसा बॉन्ड बनाया, जिसमें फिर गवर्नमेंट वालों ने रूल बनाया कि ठंड के मौसम में यानी कोल्ड के मौसम में, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे प्राइवेट वाले हो या पब्लिक वाले हो, ड्यूटी तो सबको ही पे करनी पड़ेगी। होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो। तो बस यारो, आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है, और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।